हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। रोहित की उम्र 19 साल की थी जब उसकी बड़ी बहन पायल की शादी हुई थी। सब बहुत खुश थे, लेकिन शादी के 2 हफ्ते बाद ही रोहित के पापा की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। घर में मातम छा गया था। बेचारी पुष्पा अब विधवा हो गई थी। हे भगवान, इन्हें क्यों छीन लिया? मुझे मार देते इनकी जगह। अब क्या होगा हमारा? हे भगवान। मम्मी, मेरी शादी होने के बाद ही ये सब हुआ है। लगता है मेरी शादी ही शुभ नहीं है। नहीं नहीं दीदी, आप ऐसे मत कहो प्लीज। अब घर कौन चलाएगा? मेरा तो बेटा भी छोटा है। मम्मी, आप दुखी मत हो। मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं काम करूंगा। पुष्पा के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। तभी कुछ रिश्तेदार उन्हें संभालते हैं। खैर, वक्त के साथ धीरे धीरे घाव भरने लगते हैं। वहीं रोहित पढ़ाई छोड़कर अब जूस का ठेला लगाने की बात करता है। मम्मी, अब घर में आप और मैं ही रह गए हैं। दीदी अपने ससुराल में है। भगवान करे उन्हें अब कोई समस्या ना आए। बेटा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि तू पढ़ाई लिखाई छोड़कर जूस का ठेला लगाने का सोच रहा है। तू ये सब मत कर बेटा। नहीं मम्मी, देखना, मैं खूब मेहनत करके आगे तक जाऊंगा। भगवान मेरा इम्तिहान ले रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, तू रहने दे। मैं लोगों के घरों में काम कर लूंगी, तू पढ़ाई कर ले। नहीं मम्मी, आपको मेरी कसम, मैं आपको लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने नहीं दूंगा। आप घर पर आराम से रहो, मैं सब कर लूंगा, सब कुछ। रोहित जैसे तैसे करके जूस के ठेले का इंतजाम कर लेता है और एक पार्क के बाहर ठेला लगाना शुरू कर देता है। उसके साथ वहाँ पर छोले कुलचे और सब्जी के ठेले भी लगते थे। तो रात के वक्त रोहित घर आता है। बेटा, कैसा रहा आज का दिन? बहुत थक गया होगा ना? नहीं नहीं मम्मी, बिल्कुल भी नहीं थका। सच कहूँ तो बहुत अच्छा रहा। 10 ग्राहक आए थे आज। अच्छा, लेकिन बेटा ठेला लेकर आना जाना कितना मुश्किल है। मैं अभी भी कह रही हूँ तू ये काम छोड़ दे बेटा। नहीं मम्मी, आपका बेटा निकम्मा नहीं है। देखना, मैं इसी ठेले से कितनी कमाई करूंगा। आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और ना ही दीदी को कोई दिक्कत आने दूंगा। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा, बहुत मेहनती है तू। तभी पुष्पा अपनी बेटे का हाथ पकड़ती है और देखती है कि उसके हाथों में फफोले हो गए थे। वो रोते हुए अपने बेटे को गले लगा लेती है। देख तो, मेरे बेटे के हाथ कैसे हो गए हैं। मम्मी, अब मुझ पर जिम्मेदारी आ गई है। ये सब करके आप मुझे कमजोर मत करो प्लीज। अच्छा ठीक है, तू बैठ जा, मैं खाना लेकर आती हूँ, तब तक हाथ मुंह धो ले। बेचारी पुष्पा अपने बेटे को मेहनत करते देख बहुत दुखी थी, लेकिन रोहित काम से जी चुराने वाला नहीं था। कम उम्र में भी उसने सारी जिम्मेदारी ले ली थी। कुछ दिनों बाद रोहित की बहन पायल मायके में आती है और वो काफी खुश थी। आ गई बेटा, तेरा भाई तो काम पर गया हुआ है। कोई बात नहीं मम्मी, रात में मिल लूंगी। कितनी मेहनत कर रहा है ना रोहित भी। हाँ बेटा, और साथ ही उसकी मेहनत का फल भी मिल रहा है। ताजी रोटी जितना तो कमा ही रहा है। अच्छी बात है मम्मी, और आप बेफिक्र रहो, मैं भी अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। हाँ मम्मी, मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ध्यान रखती है और हम दोनों मिलकर ही घर का काम भी कर लेते हैं। भगवान करे ऐसा ही चलता रहे सब। लेकिन नजर तो मानो लगने ही वाली थी, क्योंकि 2 ही महीने बाद पायल की सास की मौत हो जाती है और अपनी सास के जाने से पायल बहुत दुखी थी। खैर, होनी को कौन टाल सकता है। देखते देखते 1 साल और बीत जाता है। रोहित का काम भी जम गया था और वहीं आसपास के ठेले वाले उसके दोस्त बन गए थे। देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। रोहित उस दिन थोड़ा लेट हो गया था। वो दूर से देखता है कि उसका कुलचे वाला दोस्त एक लड़की के साथ बहस कर रहा था। जब मैंने आपको बोल दिया कि मैं आपके पैसे दे दूंगी, तो आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? अरे ऐसे कैसे मैं समझ लूं? आपने मेरे कुलचे खा लिए और पैसे तक नहीं दे रही हैं। कमाल है। मुझे नहीं पता था कि मेरे पास कैश नहीं है। कह तो रही हूँ कि ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ, वो भी नहीं मान रहे आप। मैडम, मुझे ये सब चलाना नहीं आता। इतनी समझ होती तो यहाँ मैं कुलचे का ठेला थोड़ी ना लगा रहा होता। अब मैं क्या करूँ? या तो इंतजार कर लो, मैं घर जाकर पैसे ला देती हूँ। ना जाने मैं आज पर्स कैसे भूल गई। ये सब सिर्फ बहाने हैं। आप जैसे बहुत आते हैं,
जो फ्री में कुलचे खाने के लिए ऐसी नौटंकी करते हैं। मैं आपको नौटंकी वाली दिखती हूँ? मेरा स्टैंडर्ड तो देखिए, अपनी स्कूटी लेकर आई हूँ, ये स्कूटी यहाँ छोड़ जाती हूँ, विश्वास नहीं है तो। मुझे तो मेरे कुलचे के पैसे चाहिए बस। मैं आपकी स्कूटी का क्या करूंगा? कल को चोरी हो गई तो उसका इल्जाम भी मुझ पर ही लगेगा ना। कैसा बेवकूफ कुलचे वाला है। मैडम, जुबान संभाल कर बात करो। गरीब हैं इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलती रहोगी। तभी रोहित बीच बचाव के लिए उनके पास आता है। अरे यार, क्या हो गया सोनू? क्यों बहस कर रहा है मैडम से? देखो ना, मैं अपना पर्स गलती से घर भूल आई हूँ, मेरे पास कैश नहीं है, पर मैंने यहाँ पहले कुलचे खा लिए। यार, ये ऐसे ही बहाने बना रही है। जब इसके पास पैसे नहीं थे तो कुलचा क्यों खाया इसने? कह तो रही हूँ ना, गलती से रह गया घर पर। मेरे पास ही होता है पर्स, मेरी स्कूटी में ही होता है, आज नहीं है। अरे तो क्या हो गया? मैडम बाद में पैसे दे जाएंगी। वही तो मैं इनसे कह रही हूँ। नहीं, मुझे पैसे अभी चाहिए। अच्छा चल छोड़, मैं दे देता हूँ मैडम की जगह पैसे। क्यों? तू क्यों ज्यादा दानवीर बन रहा है? तेरे से मैं कोई पैसे वैसे नहीं लेने वाला। और मैं आपको ऑनलाइन का बोल रही हूँ, इनके पास है ही नहीं गूगल पे। आप ऐसा करिए, आप मुझे ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। ये ठीक है ना? हाँ ये ठीक है। पैसे मैडम देंगी, ऑनलाइन दे। ठीक है, मैं इनको कर देती हूँ, इनसे ले लेना। मेरा तो दिमाग खराब कर दिया है। और मेरा आपसे ज्यादा। शांत हो जाइए मैडम। सोनू तू भी। गरीबी में कई बार दिमाग ऐसे ही हिल जाता है। आप अपना QR कोड दीजिए, मैं पेमेंट कर देती हूँ। मैडम मेरे ठेले पर लगा हुआ है, आइए स्कैन कर लीजिए, पास में है। ओ अच्छा, तो तुम जूस का ठेला लगाते हो? जी मैडम, आप जूस पीना चाहेंगी क्या? हाँ, सोच रही हूँ पी ही लूं, दिमाग गर्म हो गया है मेरा। अच्छा, अभी आपके लिए अच्छा सा जूस बनाता हूँ, मिक्स फ्रूट वाला। ठीक है, और कितने हुए जूस के वो भी बता दो, पेमेंट कर देती हूँ। जूस के 60 रुपए हुए मैडम। तो लड़की उसके ठेले पर लगे हुए QR कोड से पेमेंट कर देती है और साथ ही उसके ठेले की फोटो भी ले लेती है, जिस पर रोहित का नंबर भी लिखा हुआ था। और जूस पीकर लड़की वहां से चली जाती है। अगले दिन वही लड़की जूस पीने के लिए किसी दूसरी दुकान पर जाती है। भैया एक मिक्स फ्रूट जूस बना दो अच्छा सा। अभी बनाता हूँ मैडम। और वो जूस बनाकर देता है, लेकिन जूस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बिल्कुल भी अच्छा जूस नहीं बनाया है, लगता है बासी ही फ्रूट डाल दिए हैं। नहीं, फ्रूट तो ठीक थे। दोबारा आऊंगी भी नहीं तुम्हारी दुकान पर। पैसे कितने हुए? मैडम 100 हो गए। क्या तुम 100 रुपए का इतना गंदा जूस दे रहे हो? और कल मैं 60 रुपए में मिक्स फ्रूट जूस पीकर आई थी। ठगते हो लोगों को। हाँ नहीं नहीं मैडम, नहीं मिलता इतना सस्ता, कहीं पे भी पता कर लो। देखना, सभी को कहूंगी, कोई नहीं आएगा तुम्हारी दुकान पर, ठग कहीं के। 2 दिन बाद वही लड़की वापस रोहित के ठेले पर जूस पीने आती है। मैडम आप आइए, कैसी हैं? बढ़िया जूस बना दो, 1 ग्लास यहीं और 2 ग्लास पैक कर दो। ठीक है मैडम। हाँ बिल्कुल वैसे ही बनाना। और तुम्हें पता है, उस दिन मैं बाजार में जूस पीने गई थी, 100 रुपए का 1 ग्लास दिया, वो भी। बड़े दुकानदार तो ऐसे ही होते हैं, हम ठेले वाले ज्यादा रेट नहीं लेते हैं मैडम। क्यों नहीं लेते? लेनी चाहिए तुम्हें, ज्यादा अच्छी चीज देते हो तुम। नहीं नहीं मैडम, अगर हम भी ज्यादा पैसे लेंगे तो लोग आएंगे ही नहीं। डरना नहीं चाहिए किसी भी चीज से। वैसे तुम देखने में तो अच्छे भले घर के लगते हो। हाँ, लेकिन कुछ हालात खराब हो गए थे तो मुझे ये काम करना पड़ा। ओह अच्छा। तो अब वो लड़की अक्सर रोहित के ठेले पर आती रहती थी, कभी कार तो कभी स्कूटी पर। वहीं उन दिनों रोहित की बहन पायल भी अपने मायके में रहने के लिए आई हुई थी। रोहित आज जल्दी आ जाना, रात को तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी। अच्छा ठीक है, 7:30 से 8 बजे के बीच तक आ जाऊंगा। रोहित काम पर चला जाता है। शाम के वक्त 5 बजे वो लड़की जूस पीने के लिए आती है। इस बार वो कार में आई थी। अब तो थोड़े टाइम में सर्दियां आ रही है, लगता है तुम्हारा काम भी कम हो जाएगा ना? नहीं नहीं मैडम, काम तो पूरे साल चलता है। जैसे जैसे सीजन बदलता है वैसे वैसे फ्रूट भी बदल जाते हैं। अच्छा हाँ, ये तो है ही। तभी रोहित का फोन बजता है। वो उसकी माँ का फोन था। वो घबराई हुई थी फोन पर। बेटा जल्दी से घर आ जाओ, जल्दी आओ बेटा। मम्मी हुआ क्या है बताओ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? बेटा जल्दी घर आ जा बस। रोहित घबरा जाता है और जूस बीच में ही छोड़ देता है और सामान समेटने लगता है। अरे क्या हुआ, तुम इतना हड़बड़ी में क्यों हो? पता नहीं मैडम, मम्मी का फोन आया, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, आज मैं आपको जूस नहीं दे सकता। लेकिन हुआ क्या है? मुझे नहीं पता, जल्दी से जाना होगा। वहीं रोहित अपने साथ वाले दोस्त को इशारा करके ठेला संभालने के लिए कहता है
और खुद पैदल भागकर जाने लगता है। पैदल कहाँ जा रहे हो? कब तक पहुंचोगे? मैं कार लाई हूँ, मेरे साथ चलो। लेकिन मैडम, आपकी कार में मैं... अरे तुम चलो ना, क्या दिक्कत हुई है? मैं लेकर चलती हूँ। रोहित उस लड़की की कार में बैठ जाता है और वो रोहित के घर की तरफ जाने लगता है। वो घबराया हुआ था और लड़की उसकी परेशानी देखकर हैरान थी। रोहित और वो लड़की जल्दी से घर में जाते हैं। लड़की देखती है कि उसका घर ज्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ जरूरत का ही सामान था। वहीं रोहित अपनी माँ के पास जाता है, जहाँ पायल दर्द से कराह रही थी। बेटा देखना, पायल को बहुत तकलीफ हो रही है। क्या हुआ? दीदी को दर्द कैसे हो गया? पता नहीं, जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। तभी वो लड़की भी अंदर आ जाती है। बेटा ये कौन है? ये सब बाद में बताऊंगा, पहले दीदी को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। तो सभी कार में बैठकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरी बेटी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ना जाने क्या हो गया है इसे। चिंता मत करिए, हम चेक करते हैं। प्लीज मेरी दीदी को ठीक कर दो, प्लीज। हाँ, डोंट वरी। पायल का चेकअप होता है और पता लगता है कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। चिंता की कोई बात नहीं है, सिर्फ फूड पॉइजनिंग हुई है। 2-3 घंटे में आप इनको घर ले जाना। शुक्र है भगवान का, मैं तो बहुत ही घबरा गई थी। हाँ मम्मी, मैं भी बहुत घबरा गया था। चलो अब तो ठीक हो गई दीदी, अब चिंता वाली कोई बात नहीं है। हाँ मैडम, आपकी वजह से हम टाइम पर पहुंच गए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बेटी, वैसे तुम कौन हो? मम्मी, ये मैडम मेरे ठेले पर जूस पीने आती हैं, आज भी आई और उसी वक्त आपका फोन आ गया था। अच्छा, हाँ आंटी जी, मैंने ही रोहित को बोला था कि मैं कार में जल्दी से पहुंचा दूंगी। हाँ बेटा, बहुत अच्छा किया। वैसे तो हमें बहुत वक्त लग जाता, बेचारी पायल तड़पती रहती। वैसे तुम्हारा नाम क्या है बेटा? जी मेरा नाम अनुष्का है आंटी जी। अरे, मैं तो आपसे आपका नाम पूछना ही भूल गया। कोई बात नहीं। अनुष्का ये देखकर काफी इम्प्रेस हो गई थी कि रोहित अपने परिवार की इतनी फिक्र करता था। तभी अनुष्का के पास उसके पापा का फोन आता है, कॉल पर। अनुष्का बेटा, क्या बात है? रात होने को आई और तुम अब तक घर नहीं आई? वो पापा कुछ इमरजेंसी आ गई थी तो मैं लेट हो गई। मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर में। सब ठीक तो है ना बेटा? कहो तो मैं आ जाता हूँ। नहीं नहीं पापा, सब ठीक है, आपको घर आकर सब बताऊंगी। अभी मुझे आने में 2 घंटे और लगेंगे। ठीक है बेटा, जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। ओके। अनुष्का फोन रख देती है। बेटा तुम्हारे पापा का फोन है, तुम घर चली जाओ, लेट हो रहा है, रोहित तुम्हें छोड़ आएगा। नहीं, मैंने पापा को बोल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को घर ड्रॉप करके ही घर जाऊंगी। मैडम प्लीज इतना कष्ट मत कीजिए, आपने हमारे लिए वैसे भी बहुत कुछ किया है। आप सबकी हेल्प करके मुझे अच्छा लग रहा है। कुछ देर में पायल भी ठीक हो जाती है और सभी उसके पास जाते हैं। पायल भी अनुष्का से मिलकर खुश थी। थोड़ी देर में अनुष्का की कार में सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। मैडम, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊं? ऐसी बात बोलकर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? अच्छा, अब मैं घर चलती हूँ, 8 बज गए हैं। ठीक है बेटा। अनुष्का अपने घर आ जाती है। वहीं उसके मम्मी पापा उसका इंतजार कर रहे थे। बेटा क्या बात है, बड़ी लेट हो गई आज? हाँ बेटा, क्या हुआ था अब बताओ। हाँ मम्मी, वो जूस पीने जाती हूँ ना, उस लड़के के घर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो मुझे जाना पड़ा। अच्छा। अनुष्का उन्हें सारी बात बताती है। अच्छी बात है, लेकिन ऐसे लोगों से भी ज्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए, लिमिट में ही रहना चाहिए। हाँ पापा, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस मैं तो उनकी मदद करके घर आ गई। हाँ, ये गरीब लोगों का कुछ पता नहीं होता, कभी उंगली पकड़ाओ और पूरा हाथ ही पकड़ लें। हाँ बेटा, थोड़ा बच के ही रहना, ये मुंह के मीठे होते हैं। हाँ मम्मी पापा, आप चिंता मत करो, मैं संभल कर ही रहती हूँ। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी, क्योंकि अनुष्का अब रोहित से प्यार करने लगी थी। रोहित का व्यवहार और परिवार के लिए उसकी फिक्र देखकर अनुष्का इम्प्रेस हो गई थी। रात के 1 बजे तक अनुष्का को नींद नहीं आ रही थी। कितना अच्छा लड़का है रोहित, मैं तो पहले दिन से उससे इम्प्रेस हो गई। मेरे लिए उस कुलचे वाले से लड़ा और अपनी मम्मी और बहन की कितनी केयर करता है, मेरी भी करेगा। अनुष्का अब आधी रात तक रोहित के बारे में ही सोच रही थी और मुस्कुरा रही थी। मुझे लगता है मुझे उससे प्यार हो गया है और मुझे उसे अपने दिल की बात बता ही देनी चाहिए। रात के 3 बजे अनुष्का उसे कॉल करती है, लेकिन रोहित कॉल नहीं उठाता। अगले दिन अनुष्का उससे बात करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन वो हैरान थी कि आज वहाँ रोहित का ठेला था ही नहीं। अरे ये क्या, आज रोहित आया ही नहीं।
घर जाकर देखती हूँ। अनुष्का रोहित के घर जाती है और देखती है कि घर पर ताला लगा हुआ था। अनुष्का और ज्यादा परेशान हो जाती है। ये क्या, यहाँ भी ताला लगा है, काम पर भी नहीं गया, आखिर गया कहाँ? फोन करके पूछती हूँ। अनुष्का उसे फिर से फोन करती है। इस बार रोहित फोन उठा लेता है। कॉल पर, हेलो, कौन? कहाँ हो तुम, आज आए क्यों नहीं? मैडम, ये आप हैं? हाँ मैं ही हूँ। और रात को 3 बजे भी इसी नंबर से कॉल आई थी? वो गलती से लग गई थी। अच्छा, आप जूस पीने आई होंगी, है ना? हाँ तभी तो पूछ रही हूँ। मैं आई थी जूस पीने, पर तुम हो ही नहीं यहाँ। वो मैडम, आज मैं मम्मी और दीदी के साथ किसी मंदिर में दर्शन करने आया हुआ था। कल आ जाऊंगा मैं। अच्छा ठीक है। अनुष्का फोन रख देती है। असल में वो फोन पर अब और कोई बात नहीं करना चाहती थी। उसने सोच लिया था कि जो भी बात होगी मिलकर ही होगी। कल तो फाइनली मैं रोहित के सामने अपने प्यार का इजहार करके ही रहूंगी। बहुत खुश हूं मैं। और वो गाना गुनगुनाती हुई झूमती हुई घर पहुंच जाती है और देखती है कि वहां उसके पापा के बिजनेस पार्टनर और उनका बेटा बैठे हैं। ओह हेलो अंकल। हेलो साहिल। बेटा, आओ बैठो यहाँ। नहीं पापा, अभी मेरा बिजनेस के बारे में बात करने का कोई मन नहीं है। प्लीज, अभी मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, बाद में बैठूंगी। अरे बैठो तो सही, कोई बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ अनुष्का बेटा, कुछ और बात भी करनी है। अनुष्का उनके बीच में बैठ जाती है। अनुष्का बेटा, साहिल को तो तुम जानती ही हो, और गुप्ता अंकल से हमारी पुरानी जान पहचान है। हाँ तो हम सोच रहे थे कि हमारी जो बिजनेस है उसे हम अच्छे रिश्ते में बदल दें। क्या मतलब, आप चाहते हैं कि मैं साहिल से शादी कर लूं? बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ कि हम दोनों शादी कर लें। अनुष्का ये बात सुनकर चिढ़ जाती है। हाँ मुझे पता है तुम क्या चाहते हो। अभी तो तुम मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैसेज कमेंट करते रहते हो, है ना? ये क्या बोल रही हो बेटा? और क्या पापा, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैसेज करते रहता है, मेरा नंबर मांगता रहता है, और आप चाहते हैं ऐसे डिस्पो लड़के से शादी कर लूं? अनुष्का बेटा, ये क्या तरीका है बात करने का? अपने बिजनेस को बिजनेस तक ही रखिए। हमारे घर में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, और साहिल जैसे लड़के से शादी कभी नहीं करूंगी। तुम ज्यादा बोल रही हो। अनुष्का बेटा, तुम्हारा तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे यहाँ नहीं बैठना, मैं जा रही हूँ। अनुष्का गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। वहीं अनुष्का के बाबा को अपने बिजनेस की चिंता होने लगती है। ये सब क्या है यार? कैसे बात कर रही है आपकी बेटी? यार बहुत बिगड़ गई है, इसे तो मैं अच्छे से समझाऊंगा, आप चिंता मत करो। हाँ अंकल, आजकल फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अजीब पोस्ट करते रहती है, थोड़ा संभाल कर रखो इसको। खैर, मुझे भी ऐसी लड़की से शादी करने का कोई शौक नहीं है। जो भी है, हमारे बिजनेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। हाँ, बिजनेस पर क्यों फर्क पड़ेगा? ऐसे बच्चों के चक्कर में तो हमारा ही नुकसान होगा। वहीं उनके जाने के बाद अनुष्का के पापा अनुष्का को खूब डांटते हैं, लेकिन अनुष्का पर कोई असर ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे तो रोहित के बारे में सोचने से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी। बस अब जल्दी से कल की सुबह आए और मैं जल्दी से अपने प्यार का इजहार करूं। इंतजार ही नहीं हो रहा मुझसे तो अब। अगली सुबह रोहित के वहां आने से पहले ही अनुष्का पार्क के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और रोहित के आने का इंतजार करती रहती है। इतने में उसे रोहित ठेले के साथ आता हुआ दिखाई देता है। रोहित पास आता है तो अनुष्का को देखकर हैरान हो जाता है। अरे मैडम, आप इतनी सुबह आ गई जूस पीने के लिए? हाँ, मैंने सोचा तुम्हारी पहली ग्राहक बनूं। अच्छा, बस 2 मिनट दीजिए, अभी बना कर देता हूँ। ओफो, तुम पूरे बुद्धू हो। मैं कुछ बात करने आई हूँ। बात? और मुझसे? हाँ हाँ बताइए ना, बताइए। देखो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर रोहित की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अनुष्का जैसी सुंदर और अमीर घर की लड़की उसे ये सब कहेगी। अनुष्का से इस तरह की बात सुनकर रोहित को लगता है कि शायद अनुष्का मजाक कर रही है। मैडम, ये कैसा मजाक कर रही हैं आप? रोहित, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ यार। नहीं मैडम, कहाँ आप और कहाँ मैं। हो ही नहीं सकता कि आप मुझे इस तरह की बात कहें। तभी अनुष्का उसका हाथ पकड़ लेती है और रोहित थोड़ा घबरा जाता है। मैडम, ये आप क्या कर रहे हैं? हम रोड पर हैं, सब देख रहे हैं मैडम। देखने दो, मुझे किसी का डर नहीं है, देखो मेरी तरफ। मैडम प्लीज। रोहित, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ।
ये कहते कहते अनुष्का इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। अरे अरे, ये क्या मैडम, आप रो क्यों रही हैं? क्योंकि तुम मेरी फीलिंग्स को समझ ही नहीं रहे हो रोहित, मैं प्यार करती हूँ तुमसे। वहीं आसपास के लोग भी रोहित और अनुष्का को देखते रहते हैं। मैडम, सब देख रहे हैं। देखने दो। मैं तो एक ठेले वाला हूँ और आप तो अच्छे घर से हैं। आपका नाम खराब होगा मैडम। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कह दिया ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। मैडम, मैं गरीब हूँ, मेरा घर तो आपने देखा ही है और मेरे घर में कोई सुविधा भी नहीं है। मैं सब एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी रोहित, प्लीज। और फिर आपके मम्मी पापा, वो कभी हमारे रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहेंगे। मैं आपके लायक नहीं हूँ मैडम, प्लीज समझने की कोशिश करिए। इसका मतलब तुम मुझे इनकार कर रहे हो? तो ठीक है, अगर मुझे कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार तुम होंगे। नहीं नहीं मैडम, ऐसा मत कहिए प्लीज। और तुम मेरे माँ बाप की चिंता मत करो, मैं अपने आप बात कर लूंगी, उनसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। आखिर अनुष्का जिद करके रोहित को मना ही लेती है और उसे खुशी से गले लगा लेती है। रोहित, अब तुम मेरे साथ हो, देखना हमारा प्यार खुशियां ही खुशियां लेकर आएगा हमारी जिंदगी में। ठीक है मैडम। ओह, अब तो मुझे मैडम बोलना बंद करो। अब हम एक साथ जिंदगी बिताने के रास्ते पर चल पड़े हैं और तुम मुझे मैडम मैडम कह रहे हो। वो बस आदत है ना, इसीलिए। आज से तुम मुझे अनुष्का कहोगे, बस बात खत्म। ठीक है अनुष्का। अनुष्का वहां से सीधा अपने घर जाती है और अपने मम्मी पापा से बात करती है। पापा, मुझे आपसे कोई बात करनी है। हाँ बताओ बेटा, क्या बात करनी है? वो आप मेरी शादी की बात कर रहे थे ना उस दिन, तो मैंने अपने लिए एक लड़का ढूंढ लिया है। क्या तुमने खुद ही लड़का ढूंढ लिया? हाँ मम्मी, तो क्या हुआ? वो तो ठीक है, पर लड़का कौन है और क्या करता है? रोहित नाम है। मैं चाहती हूँ कि आप मिलकर ही उससे बात करें और मैं उसी से शादी करूंगी। कोई बात नहीं, उसे बुला लेना, पहले मैं उससे बात तो कर लूं। ठीक है, मैं कल ही उसको बुला लूंगी। वहीं रात को रोहित जब घर जाता है तो वो भी सारी बात अपनी मम्मी और बहन से करता है। वो दोनों भी हैरान हो जाती हैं। रोहित ये कैसी बात कर रहा है? कहाँ वो अनुष्का और कहाँ हम? हमारे घर में वो कभी खुश नहीं रहेगी। हाँ बेटा, तुम उसे मना कर दो। मम्मी, मैं हर तरीके से कह चुका हूँ, वो नहीं मानने वाली, वो खुद को नुकसान पहुंचा लेगी। मुझे तो डर लग रहा है, ना जाने वो यहाँ कैसे खुश रहेगी। हाँ बेटा, बाकी तुम्हारी जिंदगी है, मैं तो ज्यादा क्या ही बोलूं, बस मुझे तो बच्चों की खुशी से मतलब है। हाँ मम्मी, देखते हैं अब आगे क्या होता है। वहीं अगले दिन अनुष्का के कहने पर रोहित उनके घर जाता है और रोहित के सिंपल साधारण कपड़ों से अनुष्का के माँ बाप उसे पसंद नहीं करते। तो तुम हो रोहित? जी नमस्ते अंकल जी। क्या काम करते हो और कितना कमा लेते हो? पापा ये तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। जी मैं जूस का ठेला लगाता हूँ, ज्यादा तो नहीं कमा सकता, पर जितना तुम कमाते हो उससे ज्यादा तो हम अपने नौकरों को देते हैं। जी बिल्कुल अंकल जी, मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर सकता, आप ठीक कह रहे हैं, पर तभी अनुष्का के पापा गुस्से से खड़े हो जाते हैं और चिल्लाकर बोलते हैं, जब तुम्हें पता था कि तुम्हारी औकात नहीं है तो तुमने मेरी बेटी को क्यों फंसाया? दफा हो जाओ इस घर से। पापा। वहीं अनुष्का खड़ी होकर रोहित का हाथ पकड़ लेती है। हरगिज नहीं पापा, मैंने आपको बोला था चाहे आपका कोई भी डिसीजन हो, शादी तो मैं रोहित से ही करूंगी। अंकल जी, आंटी जी, मैं जानता हूँ कि मैं अनुष्का के लायक नहीं हूँ, लेकिन क्या लेकिन? मैंने तो अनुष्का को पहले ही बोला था कि गरीब लड़के बड़े चालू होते हैं। चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम दोनों की शादी मैं नहीं होने दूंगा, समझे? पापा ये मेरी जिंदगी है, मैं मेरी शादी का फैसला खुद लूंगी, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। जब मैंने कह दिया मैं रोहित से शादी करूंगी तो करूंगी, बात खत्म। अनुष्का और रोहित घर से बाहर चले जाते हैं और रोहित काफी परेशान था। अनुष्का तुमने अच्छा नहीं किया, वो तुम्हारे माँ बाप हैं। यार मुझे पता है मेरे मम्मी पापा कैसे हैं, उन्हें बस पैसों के आगे कुछ नहीं दिखता। तुम छोड़ो, और तुम्हें कौन सा यहाँ रहना है, लेकिन फिर भी उनकी मर्जी के बिना तुम शादी करोगी तो हम कैसे खुश रहेंगे? तुम्हारे साथ मैं खुश रहूंगी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब प्लीज यार, तुम भी मेरे माँ बाप की तरह मुझे लेक्चर मत दो, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है। शाम को अनुष्का घर आती है लेकिन अपने माँ बाप से कोई बात नहीं करती है। उसके माँ बाप उसे समझाते भी हैं लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। तो ठीक है, अगर तुमने जिद पकड़ ही ली है तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन कल को अगर कोई परेशानी आई तो रोते हुए हमारे पास मत आना, समझी? नहीं आऊंगी। कुछ दिनों में रोहित और अनुष्का एक मंदिर में शादी कर लेते हैं, जिसमें रोहित के मम्मी और बहन तो आते हैं लेकिन अनुष्का के मम्मी पापा नहीं आते। तो दोनों पुष्पा का आशीर्वाद लेते हैं।
तुम दोनों हमेशा खुश रहो, सुखी रहो और जल्दी से अनुष्का के मम्मी पापा भी राजी हो जाएं। हाँ मम्मी जी, वो मान जाएंगे, मैं जानती हूँ ना उनको। हाँ बेटा, सब मिलकर रहते हैं तभी खुश रहते हैं। शादी के बाद अनुष्का ससुराल आती है। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसने जो चाहा था वही हुआ था। अनुष्का भाभी, हमारा घर आपके घर की तरह तो नहीं है, ज्यादा सुख सुविधा भी नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको हर खुशी दे सकें। हाँ दीदी, मैं यहाँ सबके साथ बहुत खुश रहूंगी। और कोई भी जरूरत हो तो मम्मी और रोहित को बताना, और कोई डांटे तो मुझे फोन कर देना। देखना, झट से आपका बचाव करने आ जाऊंगी। ठीक है दीदी, बस मुझे घर के काम करने आते नहीं है ना, कभी किया नहीं ना तो। कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सब सीख जाओगी, मैं तुम पर प्रेशर नहीं दूंगी। हाँ भाभी, जब जिम्मेदारी आती है तो हर कोई सीख ही जाता है। कुछ ही दिनों में पायल भी ससुराल चली जाती है। वो घर का कुछ ज्यादा काम नहीं करती थी, सारा काम पुष्पा ही संभालती थी। नया नया तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे अनुष्का की थोड़ी कमियां नजर आने लगती है। मम्मी जी, घर का फ्रिज काफी पुराना हो गया है, रात भर से पानी की बोतल रखी हुई है, ठंडा ही नहीं हुआ। हाँ बेटा, काफी पुराना फ्रिज है ना, कोई बात नहीं, थोड़े टाइम में नया ले लेंगे। अभी तो गर्मियां चल रही हैं, अभी नहीं तो कब नया लेंगे, अभी ही ले लेते हैं। बेटा, अभी तो पैसे नहीं है, कुछ टाइम तक तुम एडजस्ट कर लो। ठीक है। वहीं 2 महीने से अनुष्का नाश्ते में चाय और पराठा ही खा रही थी, जो उसकी सास ही बना देती थी। पर अनुष्का इस नाश्ते से बोर हो गई थी। मम्मी जी, जब से मेरी शादी हुई है तब से रोज ही नाश्ते में चाय पराठा खा रही हूँ। हाँ बेटा, सभी चाय पराठे ही खाते हैं ना, लेकिन मुझे पसंद नहीं है ना। मैं तो मेरे घर पर पास्ता, सैंडविच, बर्गर ये सब खाती थी। अच्छा बेटा, लेकिन मुझे तो ये सब बनाना ही नहीं आता। अनुष्का, अगर तुम्हें बनाना आता है तो तुम खुद बना लो, मुझे बता देना, मैं सामान ला दूंगा। मुझे कुछ नहीं बनाना आता मम्मी जी, आप ही सीख लीजिए ना। अनुष्का, तुम मम्मी से क्यों कह रही हो, तुम खुद बना लो ना, वैसे भी सारा काम मम्मी ही करती हैं। अनुष्का ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है। ओ अच्छा, तो अब तुम मुझे ताना मार रहे हो। नहीं नहीं बेटा, इसे छोड़, आजकल की नई चीजें मुझे समझ ही नहीं आती, कैसे बनती है तू मुझे बता देना, मैं सीख लूंगी। नहीं मम्मी, अनुष्का खुद बना लेगी। हाँ हाँ मम्मी जी, आप रहने दीजिए, आप क्यों कष्ट करेंगी, मैं अपने आप बना लूंगी, मुझे ही खाना है ना। अनुष्का नाराज होकर कमरे में चली जाती है और रोहित को उसकी ये हरकत अच्छी नहीं लगती। बेटा, ये क्या किया, छोटी सी बात पर बहू को नाराज कर दिया। मम्मी, मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा, उसे भी थोड़ा समझना चाहिए ना। बेटा, अभी बच्ची है, वो समझ जाएगी धीरे धीरे, तू जा अभी बहू को मना जाकर। तभी अचानक से अनुष्का चिल्लाकर रोहित को आवाज लगाती है, रोहित रोहित। रोहित घबरा जाता है और भागकर अनुष्का के पास जाता है। रोहित वहां जाता है तो देखता है कि अनुष्का आराम से बेड पर बैठी हुई थी। क्या हुआ अनुष्का, तुम ठीक तो हो ना? इतनी गर्मी है घर में, ठंडा पानी भी नहीं है पीने के लिए, कम से कम फ्रिज तो ले आओ। हाँ ले आऊंगा, बस ये कहने के लिए तुम इतना चिल्ला रही थी। और क्या, तो बिना चिल्लाए तो इस घर में किसी को सुनता ही नहीं है ना। अनुष्का, तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो ऐसी नहीं थी, ऐसे मत करो प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, तो मुझे भी नहीं लग रहा है रोहित, मुझे लगा था मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ खुश रहूंगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया। मेरी माँ और मेरी बहन तुमसे कितना प्यार करती हैं, मैं भी तो करता हूँ, फिर भी तुम खुश नहीं हो। अब गरीब हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ ना। प्लीज तुम अभी जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी। रोहित उदास होकर अपनी मम्मी के पास चला जाता है, क्योंकि अभी अनुष्का गुस्से में थी और उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे काफी गर्मी लगने लगती है तो वो कूलर चलाने का सोचती है। एक तो एसी भी नहीं है, अब क्या ही कहूँ गरीबों से मैं भी ना कहाँ फंस गई हूँ। जैसे ही वो कूलर ऑन करती है वो ऑन ही नहीं होता। ये कमबख्त कूलर को क्या हो गया अब? रोहित रोहित यहाँ आओ। वो फिर से रोहित को बुलाने लग जाती है। रोहित वहां आता है। क्या हुआ अनुष्का? देखो ना, एक तो मेरा दिमाग वैसे ही गर्म हो रहा है, ऊपर से ये खटारा कूलर भी नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, मैं इसे रिपेयर करवा देता हूँ। कब से गर्मी में मर रही हूँ, चुप बैठी हूँ, पर तुम्हें तो कुछ समझ में आता ही नहीं है। हमारे घर में एसी नहीं है, ये बात तुम्हें पता है ना। एक एसी नहीं ले सकते, कभी फ्रिज खराब हो जाता है, कभी कूलर खराब हो जाता है, ढंग का खाना भी नहीं मिलता है।
तभी पुष्पा वहां आती है और अनुष्का को शांत करने की कोशिश करती है। बेटा शांत हो जाओ, इतना गुस्सा नहीं करते। आप तो चुप ही रहिए, आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर आपने अच्छा नाश्ता बनाया होता तो मेरा दिमाग ही गर्म ना होता। बेटा मैं कल तेरे लिए बना दूंगी, क्यों चिंता करती है? अनुष्का, तुम मेरी मम्मी से ऐसे बात नहीं कर सकती। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जब मैं मेरे माँ बाप से अपनी मर्जी से बात कर सकती हूँ तो फिर ये तो तुम्हारी माँ है। तुम बदतमीज हो गई हो। अनुष्का, ऐसे ही चलता रहा तो हमारा एक साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। ओ अच्छा, मैं मेरे माँ बाप का घर छोड़ के आई हूँ और तुम मुझे धमकी दे रहे हो? और आप मम्मी जी चुपचाप खड़ी हैं, कुछ नहीं बोल रही हैं। रोहित बेटा तू चुप हो और जा काम पर जा। रोहित परेशान होकर चला जाता है। ऐसी सास हो तो बेटे बहू का घर उजड़ जाता है। पुष्पा घर की शांति बनाए रखने के लिए चुप रहती है और अपनी बहू के ताने सुनती रहती है। थोड़ी देर में पुष्पा एक मैकेनिक को बुला लेती है और कूलर और फ्रिज की रिपेयर करवा लेती है। अब रिपेयर कराने वाले हाल नहीं रहे इनके, और कितना हक लेना है इनका। बेटा अभी रिपेयर से काम चल जाएगा, कुछ टाइम में नया भी ले लेंगे, चिंता मत कर। इस घर में रहकर चिंता ना करूं ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छी फंसी मैं तो गरीब घर में। छोड़ ना। अच्छा बेटा ये बता, कौन सा पास्ता खाना है तुझे? जैसे तुझे पसंद हो वही बना दूंगी। वाइट पास्ता खाना है मुझे। ठीक है बेटा। बेचारी पुष्पा दिन भर यूट्यूब पर वाइट पास्ता की रेसिपी ढूंढती रहती है और अगली सुबह नाश्ते में पास्ता बनाती है। अनुष्का खुश हो जाती है। वाह मम्मी जी, पास्ता तो बहुत अच्छा बनाया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। हाँ बेटा, स्पेशल बनाया है तुम्हारे लिए। अब तो खुश हो ना? हाँ हाँ खुश हूं मैं। शुक्र है, तुम्हारा खुश होना तो बहुत जरूरी है। ऐसे नाराज मत हुआ करो। अनुष्का, घर में सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ बेटा, ऐसे गुस्सा करने से तो रिश्ते खराब ही होते हैं। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगी। बस मैं थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ तो कभी कभी मुझे ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कोई बात नहीं, आदत में थोड़ा सुधार करो। तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब गुस्सा नहीं करूंगी। खैर अभी तो सब सही था, लेकिन क्या सच में अनुष्का अपने गुस्से पर काबू रख पाएगी? ये तो हमें आगे ही देखने को मिलेगा। कुछ टाइम बाद पायल प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेगनेंसी के 7वें महीने में वो अपने मायके में रहने लगती है। अनुष्का भाभी, आप बहुत लकी हैं जो आपकी सास आपके साथ है। मैं अपनी सास को बहुत मिस करती हूँ। अच्छा, मुझे तो लगा बहू कभी सास को मिस करती ही नहीं। ऐसा नहीं है, मेरी सास तो बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। ओह, फिर तो बुरी बात ही है। हाँ बिल्कुल, सास की तो कदर करनी ही चाहिए। सास को बहू की जरूरत होती है और बहू को सास की जरूरत होती है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा मम्मी। अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। कोई बात नहीं बेटा, लगने लग जाएगा, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तभी मोहल्ले में कोई कपड़े बेचने वाला आता है। हाँ आजा अनुष्का, तू भी ले ले। क्या गली से कपड़े? ना, मैं तो कभी ना लूं। ये कपड़े तो गरीबों के लिए ही होते हैं। ये बात सुनकर पायल और पुष्पा एक दूसरे का मुंह देखने लग जाती हैं, लेकिन कुछ नहीं कहती और दोनों बाहर कपड़े देखने चली जाती हैं। ओहो, कैसे बेकार लोग हैं, ये गली से कपड़े ले लेते हैं। हाँ खैर, मुझे क्या। वहीं अब पायल ज्यादातर रेस्ट पर ही रहती थी और उससे कोई भी काम नहीं होता था। इसी कारण अनुष्का उससे चिढ़ने लगती थी। मम्मी जी, पायल दीदी वापस कब जाएंगी? बेटा अभी तो उसकी डिलीवरी होगी, उसके कुछ टाइम बाद ही जाएगी। अच्छा, तो ससुराल में ही डिलीवरी करवा ले। बेटा तुम्हें पता है ना, उसकी सास नहीं है, वहाँ उसका ख्याल कौन रखेगा? आखिर औरत का होना भी तो जरूरी है ना उसके साथ। तो फिर घर से नर्स रख ले। यहाँ पर कितने टाइम से रह रही हैं, आजकल तो काम भी नहीं करती कोई। पुष्पा को ये बात बहुत ही बुरी लगती है। बेटा ये उसका घर है, उसका मायका है, यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? क्यों, मैं मायके जाती हूँ क्या? मेरा तो उनसे कोई बोलचाल भी नहीं है। मैं चाहती हूँ तू भी अपने मम्मी पापा से बात करे, मिले उनसे। नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं, बस मैं तो पायल दीदी का ही कह रही थी, जल्दी से चली जाए, ये ज्यादा दिन रहना भी अच्छा नहीं लगता ना। वहीं पायल ये बात सुन लेती है और उसे काफी बुरा लगता है। कुछ टाइम में पायल की डिलीवरी हो जाती है और उसे एक प्यारी सी बेटी पैदा होती है। घर में सब बहुत खुश थे, लेकिन अब पुष्पा अनुष्का पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। एक दिन अनुष्का किचन में जाती है और देखती है कि नाश्ते में कुछ भी नहीं बना हुआ। आज तो मम्मी जी ने नाश्ता भी नहीं बनाया है, बस हर वक्त पायल दीदी की सेवा में लगी रहती हैं।
जाकर पूछती हूँ। अनुष्का कमरे में जाती है। रोहित छोटी बच्ची को संभाल रहा था और पुष्पा अपनी बेटी के सिर में मालिश कर रही थी। अरे आओ अनुष्का, तुम भी ले लो गुड़िया को। नहीं मम्मी जी, आज आपने नाश्ता नहीं बनाया। हाँ बेटा, थोड़ा पायल की देखभाल कर रही थी तो लेट हो गई। अनुष्का तुम खुद ही बना लो ना, तुम देख तो रही हो ना, दीदी की डिलीवरी के बाद से काम काफी हो जाता है और मम्मी को टाइम नहीं मिल पाता। अनुष्का ये बात सुनकर चिढ़ जाती है। तो मैं क्या करूं? अब सब काम मैं ही करूं? जब से दीदी आई है खुद कुछ नहीं करती हैं, बोझ बनकर रह गई हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? दीदी से माफी मांगो अभी। माफी मांगे मेरी जूती, मैं अपना नाश्ता खुद बना लूंगी। अनुष्का किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगती है। वहीं पुष्पा और पायल परेशान हो जाती है, लेकिन रोहित को काफी गुस्सा आ रहा था। हे भगवान, बहू तो फिर से नाराज हो गई। मम्मी आप जाओ ना, मनाओ भाभी को। मम्मी रहने दो, और दीदी आप भी इतना परेशान मत हो। अनुष्का की तो आदत हो गई है, ये कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ गई है। नहीं नहीं बेटा, ऐसे मत बोल। उसे दिखता नहीं है कि घर में कितना काम है? आपका हाथ बटाने की बजाय आपको ही ऑर्डर मारती रहती है। बेटा वो बड़े घर से है, अमीर घर से है, उसे ये सब नहीं पता है। तो इतने महीने हो गए, अभी नहीं सीखेगी तो कभी नहीं सीख पाएगी। उसे ज्यादा सिर पर चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अनुष्का के बर्ताव से रोहित काफी गुस्सा हो गया था और वो अनुष्का से कोई भी बात किए बिना सीधा काम पर चला जाता है। वहीं अब दिन ब दिन अनुष्का अपनी ननंद और सास के खिलाफ होती जा रही थी और उनसे अच्छे से बात भी नहीं करती थी। मेरी ननंद और सास ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है, मुझे कुछ तो करना ही होगा, क्या करूं? तभी उसे एक ख्याल आता है, मम्मी पापा से बात करती हूँ इस बारे में, शायद वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। तो अनुष्का अपने पापा को फोन करती है और उसके पापा फोन उठाते हैं। वो खुश हो जाती है कॉल पर। हेलो पापा, कैसे हैं आप? कौन बोल रहा है? पापा मैं हूँ अनुष्का। कौन अनुष्का? मैं किसी अनुष्का को नहीं जानता, सॉरी, रॉन्ग नंबर। इतना कहकर अनुष्का के पापा फोन रख देते हैं और अनुष्का गुस्सा हो जाती है। ये क्या, पापा मुझसे अभी तक नाराज है, अब क्या करूं? मम्मी को फोन करती हूँ। अनुष्का अपनी मम्मी को फोन करती है। वो कॉल उठाती है। कॉल पर हेलो, कौन? मम्मी कैसी हैं आप? मैं अनुष्का बोल रही हूँ। आपने मेरा नंबर सेव नहीं रखा है क्या? आप क्यों फोन कर रही हो यहाँ पर? मम्मी मुझे बात करनी है, याद आ रही थी आपकी। पापा ने तो बात भी नहीं की मुझसे। क्यों करे तुमसे बात? भूल गई? क्या करके गई थी तुम हमारे साथ? मम्मी प्लीज मुझसे बात करो, मैं बहुत परेशान हूँ। तो हम क्या करें? तुमने तो कहा था कि कोई परेशानी होगी तो हमसे बात नहीं करोगी, तो अब यहाँ फोन मत करना। इतना कहकर अनुष्का की मम्मी भी फोन रख देती है और अनुष्का को बहुत गुस्सा आता है। ये मेरे माँ बाप है या मेरे दुश्मन? मेरी परेशानी भी नहीं समझ रहे। कोई बात नहीं, मुझे भी जरूरत नहीं है इनकी। तभी पायल वहां आती है। भाभी आप मुझसे नाराज है क्या? पता नहीं भाभी, आप नाराज मत होइए, मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से घर का माहौल खराब हो रहा है, इसलिए मैं जा रही हूँ। ओह शुक्र है दीदी, जाने का नाम तो लिया आपने, इतने महीने हो गए हैं। हाँ भाभी, बस मैं सामान पैक कर रही हूँ, मनीष मुझे लेने आ जाएंगे। अच्छी बात है। एक बात कहूँ भाभी आपसे? क्या है? आप घर में खुश रहा करो मम्मी और भैया के साथ। मैं अब घर में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं दूंगी। कभी याद भी आएगी तो बस 2-4 घंटे के लिए मिलने आ जाऊंगी आप सबसे। नहीं नहीं, मुझसे तो क्या ही मिलने आना, अपनी मम्मी और भैया से ही मिल लेना। ठीक है भाभी, ध्यान रखना अपना। हाँ रख लूंगी, आप ना भी कहती तो भी रख लेती। वहीं शाम के वक्त मनीष कार में आता है और पायल और अपनी बेटी को वहां से ले जाता है। शुक्र है गई दीदी, अब तो आपको मेरा ख्याल आएगा मम्मी जी। ऐसी बात नहीं है बेटा, डिलीवरी वाला टाइम था तो एक बार काम बढ़ ही जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें भूल गई हूँ। रहने दीजिए मम्मी जी, अपनी बेटी के चक्कर में बहू का तो ख्याल ही नहीं रहा आपको। सब देख लिया मैंने, तुम गलत समझ रही हो बेटा, तुम्हारी डिलीवरी होगी तभी पता लगेगा। हाँ हाँ ठीक है, अब आज तो खाना बना ही लेना आप, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ। ठीक है बेटा। अनुष्का बाजार चली जाती है। वहीं उसके पास पुष्पा की 3-4 बार कॉल आती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। पता नहीं मम्मी जी क्यों कॉल कर रही हैं, मैं नहीं उठा रही। अनुष्का रात को 8 बजे तक घर आती है और देखती है कि किचन में कुछ भी खाना नहीं बना हुआ। मम्मी जी कहाँ हैं आप? वो पुष्पा के कमरे में जाती है और देखती है पुष्पा बेड पर सो रही थी।
बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तभी मैं तुम्हें फ़ोन कर रही थी कि बाजार से कुछ खाने के लिए ले आना या जल्दी आकर बना लेना। बड़ा अच्छा बहाना है, आपकी बेटी थी तब तो आपसे सारा काम हो रहा था, आज मैंने कह दिया तो आपके ऊपर बोझ आ गया। नहीं बेटा, सच कह रही हूँ, देख देख तो मेरा शरीर कितना गर्म हो रहा है। रहने दीजिए, सब पता है मुझे क्या चलता है आपके दिमाग में। अनुष्का अपनी सास पर चिल्ला रही थी। इतने में रोहित भी घर आ जाता है और ये सब देखकर गुस्सा हो जाता है। अनुष्का, ये तुम कैसे बात कर रही हो मम्मी से? देखो ना, आज दीदी घर से गई और मम्मी जी ने एक काम तक नहीं किया। मैं भी बाजार से अभी आई हूँ। मम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ आपको? बेटा मुझे बहुत बुखार है, उठा ही नहीं जा रहा। मैंने फोन भी किया था अनुष्का को, लेकिन हाँ नहीं उठाया। नहीं करनी थी मुझे आपसे बात, और लगाओ शिकायतें। तभी रोहित गुस्से में अनुष्का पर हाथ उठाने वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है। रोहित, ये क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? गलती मत करना मुझ पर हाथ उठाने की, वरना अच्छा नहीं होगा। ये सब देखकर पुष्पा बेहद दुखी हो जाती है। मुझे बिल्कुल नहीं रहना अब मम्मी जी के साथ। अभी के अभी मेरा सारा सामान ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट करो। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कर। ऊपर कहाँ अकेली रहेगी? हम 3 ही तो लोग हैं, उसमें भी बढ़ जाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल, वहां मेरे मम्मी पापा मेरा साथ नहीं दे रहे। गरीबों के घर आ गई, अब मैं कहाँ जाऊं? इसी घर में रहूंगी अलग। अनुष्का, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम हाथ से बाहर जा रही हो। मैं ऐसे ही करूंगी। मम्मी जी समझा लीजिए अपने बेटे को, वरना अच्छा नहीं होगा। ये कहकर अनुष्का अपना सारा सामान अलग करने लगती है और ऊपर वाले पोर्शन में रहने चली जाती है। वहीं पुष्पा बार बार रोहित को समझा रही थी। रोहित बेटा, बहू को अभी कुछ समझ नहीं आएगा, वो गुस्से में है, वो जैसा कह रही है कर ले। मम्मी, मैं क्यों अलग हूँ आपसे? उसे रहने दो अकेली। बेटा कहाँ अलग हो रहा है, एक ही घर में तो रह रहे हैं ना। शुक्र कर, वो किसी और घर में जाने का नहीं कह रही। लेकिन मम्मी। बेटा वो तेरे लिए सब कुछ छोड़ कर आई है, बहू खुश रहनी चाहिए। मुझे कोई नाराजगी नहीं है, मैं हाथ जोड़ती हूँ बेटा। नहीं नहीं मम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? तो अपनी मम्मी के कहने पर रोहित मान जाता है और वो भी दुखी होकर अपने कपड़े लेकर ऊपर वाले पोर्शन में रहने लगता है। अनुष्का भी खुश थी, रोहित उसके साथ रहने आ गया था। थैंक यू रोहित, मुझे लगा था तुम मुझे छोड़कर अपनी माँ को चुनोगे। ना तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ और ना ही मम्मी को, लेकिन तुमने ये अच्छा नहीं किया आज। अरे अभी तो सब ठीक है, अब कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भी खुश रहूंगी और तुम्हें भी खुश रखूंगी। लेकिन अनुष्का जैसा सोच रही थी वैसा कुछ होने वाला नहीं था, क्योंकि अलग रहने से सारे घर का काम उसी पर आ गया था। वहीं कुछ टाइम बाद अनुष्का भी प्रेग्नेंट हो गई थी। ये बात जैसे ही पुष्पा को पता लगती है, वो उसके पास जाती है। अनुष्का बेटा, मैं बहुत खुश हूँ, रोहित ने बताया तुम प्रेग्नेंट हो। हाँ मम्मी जी, ताज़ा खबर पहुँच जाती है आपके पास तो। बेटा तुझे क्या पता दादी बनने की क्या खुशी होती है। अब तुम अपना ध्यान रखा करो, और मैं तो कहती हूँ अब गुस्सा छोड़ और नीचे मेरे साथ ही रह ले। नहीं मम्मी जी, अब मैं और रोहित एक साथ खुश हैं, आपके साथ रहेंगे तो फिर झगड़ा होगा। बेटा कैसे काम करेगी, अभी कुछ टाइम में पेट दिखने लगेगा, 100 दिक्कत हो जाती है प्रेगनेंसी में। मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ, कहाँ ना कर लूँगी सब कुछ। पुष्पा उसे काफ़ी समझाती है, लेकिन अनुष्का नहीं मानती। खैर 5 महीने और निकल जाते हैं और अब अनुष्का को काम करने में बहुत दिक्कत आ रही थी और वो ज़्यादा चिड़चिड़ी रहने लगी थी। रोहित, मुझसे अब काम नहीं होता, तुम खाना बाहर से ही लेके आया करो। बाहर का खाने से बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो क्या करूं, मुझसे काम नहीं होता तो? मम्मी ने तुमसे कहा था ना कि नीचे रह लो, तुम क्यों नहीं रहती हो? क्यों रहूं? अब देखो, इतने टाइम से तुम्हारे और मेरे बीच में सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है। तुम्हें क्या पता मेरे मन पर क्या बीत रही है। खैर छोड़ो, जब तुम माँ बन जाओगी ना तभी तुम्हें समझ में आएगा। अरे लेकिन खाने का तो बताओ, मैं क्या करूं? बस तुमने कह दिया ना, बाहर से ले आऊंगा, बात खत्म। अब मुझसे झगड़ा नहीं होता। हाँ, कितने समझदार हो गए हो तुम। अब अनुष्का ने खाना बनाना ही बंद कर दिया था और रोज उनका खाना बाहर से आता था। कुछ दिनों में अनुष्का को बाहर के खाने से दिक्कत होने लगी थी। बेटा आजकल रोज बाहर से खाना आता है, ये अच्छा नहीं है अनुष्का और बच्चे के लिए। हाँ मम्मी, अनुष्का का खाना पच नहीं रहा है,
ना उससे अब कोई काम होता है, पर अब मैं चुप ही रहता हूँ। चिंता मत कर बेटा, आज से मैं सब संभाल लूंगी, तू बेफिक्र रह। पुष्पा रोज उसे खाना बनाकर दे जाती थी और अनुष्का भी चुपचाप खा लेती थी। वहीं पुष्पा उसके घर की साफ सफाई और कपड़े धोने का काम भी कर देती थी। मम्मी जी, मैं तो आपसे कोई काम करने का कह नहीं रही हूँ, फिर भी आप रोज क्यों करती हैं? हाँ बेटा, मैं मेरी इच्छा से कर रही हूँ, तू बस आराम कर। ठीक है, बस कल को गिनाना मत मुझे ये सब। ठीक है। अनुष्का को 7वां महीना चल रहा था। एक दिन पायल अपने पति मनीष के साथ पुष्पा से मिलने के लिए आई हुई थी। मम्मी, क्या मैं भाभी से मिलने ऊपर चली जाऊं? हाँ बेटा, चली जा, लेकिन वो तो मेरा भी ऊपर जाना पसंद नहीं करती है, पर मेरा उनसे मिलने का मन करता है ना। मैं जाती हूँ। मनीष, आप भी चलिए ना साथ में। नहीं नहीं पायल, तुम ही चली जाओ, मैं यही इंतजार कर रहा हूँ। तभी अचानक से अनुष्का के जोर जोर से चीखे मारने की आवाज आती है। हे भगवान, क्या हो गया अनुष्का को? जल्दी चलो। सभी भागकर ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि अनुष्का दर्द से तड़प रही है। मम्मी जी, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है मम्मी जी। मनीष, जल्दी से हेल्प करो, भाभी को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हाँ, इसके तो 7वें महीने में ही लेबर पेन शुरू हो गए, जल्दी चलो बेटा। तो सभी मनीष की कार में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। पायल रोहित को भी फोन कर देती है। डॉक्टर साहब, 7वें महीने में लेबर पेन शुरू हो गया, सब ठीक तो है ना? देखिए, हम अभी कुछ कह नहीं सकते, आप लोग थोड़ा इंतजार करिए। डॉक्टर साहब, मेरी भाभी को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज। डॉक्टर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में एक नर्स बाहर आती है। मेरी बहू ठीक तो है ना? हाँ हाँ, बधाई हो, लड़का हुआ है। माँ बच्चा दोनों ठीक है ना? अरे चिंता मत कीजिए, बस बच्चा 7वें महीने में हो गया है तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, लेकिन बच्चा भी ठीक है और आपकी बहू भी। तेरा लाख लाख शुक्र है प्रभु। मम्मी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि दोनों स्वस्थ हैं। तो अभी तो सभी बहुत खुश थे कि अनुष्का और बच्चा दोनों ठीक है। तभी रोहित भी वहां आ जाता है, उसे सब बताया जाता है। वो भी काफी खुश था। 2 दिन बाद अनुष्का सभी के साथ घर आती है। मैं ऊपर नहीं रहूंगी। क्या हुआ? तभी अनुष्का रोने लग जाती है, क्योंकि उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत गलत थी। दीदी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत कहिए, हमें आपसे कोई नाराजगी नहीं है। मैं कितना तड़प रही थी, आप सभी मुझे हॉस्पिटल लेकर गए और मम्मी जी ने मेरा इतना ध्यान रखा, लेकिन मैं अपने घमंड में ही रही। कोई बात नहीं बेटा, बच्चों से गलतियां हो जाती है। आपकी वजह से आज मैं और मेरा बच्चा जिंदा है। मैं आपके जितने गुण गाऊं उतने कम है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं सबके साथ मिलकर रहूंगी। बहुत अच्छी बात है अनुष्का, तुम्हें समझ तो आई। हाँ रोहित, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। इन्होंने तो मुझे और मेरे बच्चे को जिंदगी दी है। उस दिन मम्मी जी, दीदी, मनीष जी ना होते तो ना जाने मेरा और मेरे बच्चे का क्या होता। अब सब कुछ ठीक हो गया था और अनुष्का को भी सीख मिल गई थी। वो अपने ससुराल में बेहद खुश रहने लगी थी और इसी तरह प्यार से वक्त गुजरता जा रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मजेदार कहानी के साथ। आज अनामिका की शादी है। अनामिका एक गरीब घर से है, लेकिन बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणवान लड़की है। वो खुद को आईने में निहार रही थी। थोड़ी देर में बारात आ जाती है और शादी की रस्में भी शुरू हो जाती है। तो अनामिका की ननद निशा अपनी सहेलियों के पास जाती है। अरे क्या हुआ तुम दोनों को? भूख नहीं लग रही है क्या? चलो अब खाना भी खा लो। अरे खाना खाए भी तो कैसे खाएं? यहाँ कितनी भीड़ है। हाँ, लगता है पूरे गांव वालों को बुला लिया है शादी में। अरे कोई बात नहीं, शादी में तो ऐसा होता है ना, रिश्तेदार दूर दूर से शादी अटेंड करने के लिए आते हैं। अरे हाँ हाँ, सब मालूम है कैसे हैं रिश्तेदार। वैसे निशा यार, तू बुरा मत मानना, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि तेरी माँ ऐसी गरीब लड़की से शादी क्यों करवा रही है तेरे भाई की। अरे क्या करूं यार,
मैंने भी माँ को मना किया था, लेकिन क्या करूं, वो सुनती किसी की कहाँ है। माँ की एक सहेली है, उन्होंने अपनी बेटी की शादी किसी अमीर लड़की से करवाई थी, लेकिन उस लड़की ने अपने ससुराल वालों के नाक से चने चबवा दिए थे। बस इसलिए माँ तब से अमीर लड़कियों से डरती है। अच्छा, अरे लेकिन सारी अमीर लड़कियां बेकार थोड़ी होती हैं। अब हमें ही देख लो, हम कितने परफेक्ट हैं। वही तो। अरे वैसे भी मेरे भाई की नौकरी अच्छी है नहीं, और तू तो मेरे घर की हालात जानती ही है, इसीलिए मेरे भाई को भी ऐसे एकदम करोड़पति की लड़की कहाँ मिल जाती। अरे कोशिश तो करते, मिल जाती कोई ना कोई। अरे छोड़ यार, अब जो हो गया सो हो गया। चलो अब खाना खा लो यार, बहुत रात हो गई है। हम अब क्या ही कर सकते हैं, भीड़ में घुसकर खा ही लेते हैं और क्या। हाँ चलो। अच्छा ठीक है, तुम लोग खाना खा लो, मैं गेस्ट को देख लूं थोड़ा। निशा वहां से चली जाती है। अरे यार, ये सब्जी कितनी फीकी है, ना कोई टेस्ट है ना कुछ। इससे अच्छा तो मैं बाहर का ही कुछ ऑर्डर करवा कर खा लेती। वही तो। और ये देखो दूसरी सब्जी, ये तो बिल्कुल पानी की तरह है। यक, शादी कम फॉर्मेलिटी ज्यादा लग रही है। वही तो, ये तो निशा हमारी बेस्ट फ्रेंड है इसीलिए आ गए, वरना हम लोग ऐसी पार्टी में आना तो दूर दूर से भी ना देखें। तभी वहां अनामिका का छोटा भाई अमन इन दोनों की बकवास बहुत देर से सुन रहा था, अभी इन दोनों को बताता हूँ। लेकिन तभी माँ पीछे से आ जाती है और उसे रोक लेती है। देख बेटा, आज तेरी बड़ी बहन की शादी है, इसीलिए आज कोई गड़बड़ी मत कर। अरे माँ, लेकिन इन दोनों को तो देखो, कब से क्या क्या बोले जा रही हैं, बदतमीज कहीं की। अरे बेटा, वो लड़के वाले हैं, उन्हें बोलने का हक है, और वैसे भी हम लोग गरीब, इन सब के सामने हमारी कोई औकात नहीं है। माँ, ये लोग सिर्फ अमीर हैं, कोई भगवान नहीं है जो हमें इनकी सारी बातें सुननी पड़ेंगी। बेटा, अपने गुस्से पर काबू रख। क्या तू नहीं चाहता कि तेरी दीदी की शादी अच्छे से हो जाए? देख, अगर कोई गड़बड़ हुई तो हो सकता है तेरी बहन की शादी भी टूट जाए, और तुझे तो मालूम है कि अनामिका की शादी कितनी मुश्किल से हो रही है। अमन अपनी माँ की सारी बातें सुनकर चुप बैठ जाता है। ठीक है माँ, आप जैसा कहो। चल, अब वहाँ तेरी जरूरत है। दोनों वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद शादी संपन्न हो जाती है और अनामिका की विदाई हो जाती है। क्यों माँ, घर में गरीब भाभी लाकर बड़ी खुश हो ना? तुम कैसी बातें कर रही है निशा? तेरी भाभी अभी बाथरूम में है, कहीं सुन लेगी तो। वाह वाह, गरीब भाभी को आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और अभी से आपको उनका खौफ हो रहा है। चुप, कभी कभी कुछ ज्यादा ही बोलती है तू। अरे बोलू क्यों ना माँ, शादी में मेरी दोनों दोस्तों के सामने इतनी बेइज्जती जो हो गई भाभी के परिवार की वजह से। अरे आखिर तेरी भाभी के घर वालों ने ऐसा क्या किया था जो तेरी बेइज्जती हो गई? क्या माँ, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। देखा नहीं आपने, ना कोई ढंग से अरेंजमेंट थी और ना ही ढंग का खाना था। अरे लेकिन तुझे पता है कि उनके घर की कंडीशन कैसी है? अरे इसीलिए तो मैंने आपको उससे शादी करवाने के लिए मना किया था। चुप हो जा निशा, अब इस बात पर ज्यादा बहस नहीं होगी, समझी? अरे मैं तो आपके और भाई के लिए अच्छा ही सोच रही थी। भाई ने बचपन में पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया तो उसकी अच्छी नौकरी भी नहीं है, तो मैंने सोचा था कि अगर घर में अमीर भाभी आ जाएगी तो शायद घर की कंडीशन कुछ ठीक हो जाए। अरे तू हमारी फिक्र मत कर, तेरी तो अच्छी जॉब है ना, तू खुश रह बस। और वैसे भी 2 महीने बाद तेरी शादी है और तू पराई हो जाएगी। तू अब ससुराल वालों पर ध्यान दे। दरअसल निशा एक कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब करती है और उसका होने वाला पति भी बहुत अमीर है। अरे माँ, आप भी ना, आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करती हैं। अरे बेटा, मेरा दिल ही जानता है कि मैं अपने बच्चों से कितना प्यार करती हूँ। हाँ माँ, आई एम सॉरी। मुझे पता है कि आप हमसे बहुत प्यार करती हो और आपने कितना स्ट्रगल करके हम दोनों को बड़ा किया है। हाँ बेटा, ये हुई ना होशियार लोगों जैसी बात। तू अपनी उन पागल सहेलियों की बात मत सुना कर। माँ ऐसे मत बोलो, वो दोनों जैसी भी है, मेरी दोस्त हैं। हाँ हाँ ठीक है, अब जा और देख तेरी भाभी को कुछ चाहिए तो नहीं। 10 दिन बाद निशा अपनी भाभी अनामिका के साथ मार्केट में जाती है। तो अनामिका भाभी, आपको कौन सी नेल पिट पसंद आई है? ये वाला। हाँ, ये वाली मुझे भी पसंद आ रही है, हम वही वाला ले लेते हैं। अच्छा भैया, ये नेल पेंट कितने की है? भाभी जी, ये नेल पेंट 150 की है। हाय राम, आपने क्या लूट मचा रखी है? इतनी छोटी से नेल पेंट का दाम 150। अरे भाभी, ये क्या कर रही हो? आप चुप रहिए।
अरे नहीं ननद जी, आप नहीं जानती हैं ऐसे लुटेरों को। बड़ी बड़ी दुकान खोल लेते हैं और 50 का सामान 150 में बेचते हैं। खामखा यहाँ तमाशा मत करो, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। अरे एक तो कस्टमर को लूट रहे हो और ऊपर से रौब दिखा रहे हो। निशा गुस्से में अपनी भाभी को दूसरी तरफ ले जाती है। भाभी शांत हो जाइए, क्या कर रही हैं आप? ननद जी देखिए तो ये अपने ग्राहक से कैसे बात कर रहा है। अरे भाभी, बड़ी बड़ी शॉप्स में हर सामान महंगा ही मिलता है। अरे नहीं ननद जी, यही सामान आप छोटे दुकान में जाएंगे ना तो आपको 50 में मिल जाएगा। हम सच कहते हैं। भाभी अब बस बहुत हुआ, आप बाहर जाइए और मेरा वेट करिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है ननद जी। अनामिका शॉप से बाहर चली जाती है और निशा दुकानदार को समझाती है। आई एम सॉरी उनके बिहेवियर के लिए। आप एक काम करो, ये नेल पेंट एक नहीं बल्कि 5 पैक कर दो, मैं कलर बता देती हूँ। अच्छा कोई बात नहीं मैडम, ऐसे कस्टमर को तो हम रोज हैंडल करते हैं। जी एक्चुअली वो मेरी सगी भाभी नहीं है, मुझे नहीं पता था वो ऐसा कुछ करेंगी। तभी तो मैं कहूँ कि आप कहाँ और वो कहाँ। मैडम ये लीजिए आपकी 5 नेल पेंट्स। थैंक यू सो मच, ये रहे आपके पैसे। मैडम जी हमारे दुकान में फिर से जरूर आइएगा। या श्योर। इसके बाद निशा अपनी भाभी को लेकर सीधे घर चली जाती है। निशा पूरे रास्ते कुछ नहीं बोलती। अरे ननद जी क्या हुआ, आप पूरे रास्ते हमसे बोली भी नहीं? कोई गलती हो गई क्या हमसे? अरे गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई आपसे। आज तो आपने उस कॉस्मेटिक की दुकान में सबके सामने मेरा मजाक बनवा दिया। लेकिन हमने कुछ गलत नहीं बोला था ननद जी। अरे बकवास बंद करिए, आपसे तो बात करना ही गुनाह है। अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो आप मुझे पहले बताती ना। तभी शोर सुनकर अनामिका की सासू माँ और उसका पति भी वहाँ आ जाता है। अरे क्या हुआ निशा, क्यों इतना चिल्ला रही है? ऐसा क्या हो गया जो तू अपनी भाभी को डांट रही है? सबकी पूछने पर निशा दुकान वाली सारी बात उन दोनों को बता देती है। सच में बहुत बेइज्जती करवा दी इन्होंने आज। अरे तो क्या हो गया, तू अपनी भाभी को यह सब बातें अच्छे से समझा भी तो सकती है, गुस्सा क्यों करती है इतना? सासू माँ हम तो बस सच बोल रहे थे। अरे अनामिका, लेकिन तुम्हें भी समझना होगा कि इतने बड़े बड़े शॉप में चीजों के प्राइस इतने ही होते हैं। जी हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए ननद जी। हम इतनी बड़ी शॉप में कभी शॉपिंग के लिए नहीं जाते हैं तो हमको मालूम नहीं था। ठीक है। निशा अपने कमरे में जाती है। माँ जी आप हमसे गुस्सा तो नहीं है ना? नहीं नहीं बहू, तू इतना मत सोच। अनामिका इतना मत सोचो। 2 महीने बीत जाते हैं और निशा की शादी का दिन आ जाता है। निशा दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी जहां उसकी सहेलियां भी थीं। उसकी शादी काफी रॉयल तरीके से हो रही थी। यार शादी की अरेंजमेंट तो जबरदस्त है। हाँ यार, अरे तुम्हें तो पता ही है मेरा होने वाला हस्बैंड कितना अमीर है। मैंने उनसे कहा कि मेरी शादी तो ग्रैंड होनी चाहिए, बस फिर क्या। ये सुनते ही विलास ने मुझे 20 लाख दे दिए और मैंने 10 लाख मिलाए। तू तो बड़ी लकी है यार, अब लोग कहेंगे अमीर ननद गरीब भाभी। खैर शादी संपन्न हो जाती है और इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। वहीं तभी एक दिन केशव की उसके दोस्त के साथ कुछ झड़प हो जाती है और बात इतनी बिगड़ जाती है कि दोनों में हाथापाई भी शुरू हो जाती है। दरअसल केशव की लापरवाही के कारण उसकी नौकरी चली गई थी। वहीं केशव ने अपने दोस्त अजीत से करीब 4 महीने पहले लिए थे और केशव ने अभी तक उसके पैसे भी नहीं लौटाए थे। मैं तेरे पैसे नहीं लौटा पा रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि तू मुझे कुछ भी बोलेगा। अरे तू भिखारी था, भिखारी है और हमेशा भिखारी ही रहेगा। संदीप तेरे बारे में बिल्कुल सही कहता था कि मुझे तुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। देख अब ज्यादा हो रहा है, चुप हो जा वरना। अरे क्या वरना, क्या कर लेगा तू? क्या औकात है तेरी? 10,000 तक लौटा नहीं पा रहा है और यहाँ पर मेरे सामने रौब दिखा रहा है। केशव गुस्से से अजीत के ऊपर कूद पड़ता है और उसे पीटने लगता है। वहीं अजीत भी खुद का बचाव करने लगता है और उस पर हमला करता है। इस तरह दोनों में बहुत भयंकर हाथापाई हो जाती है। तभी वहां अजीत और केशव का दूसरा दोस्त ओम आ जाता है। वो पुलिस वाला था। इसके बाद अजीत और केशव को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। खैर जैसे तैसे मामला सुलझ जाता है और इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं तो एक दिन। देख केशव, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि अजीत थोड़ा गुस्सैल है, इसलिए तुझे उससे पैसे नहीं मांगने चाहिए थे। अरे तो मैं क्या करता, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी उस टाइम। मुझे पता था कि अजीत थोड़ा अजीब है, लेकिन इतना खराब है ये नहीं पता था। घर वालों को भी मैंने अभी तक ये नहीं बताया है कि मेरी नौकरी चली गई है। पता नहीं ये क्या हो रहा है।
चिंता मत कर यार, जो होगा अच्छा ही होगा। मैं तेरे लिए कोई अच्छी जॉब ढूंढ रहा हूँ, मैं तुझे बताता हूँ ना। हाँ यार, अब बस एक तू ही है जो जॉब ढूंढने में मेरी मदद कर सकता है। अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये तो बात बिल्कुल सही है। तभी अनामिका समोसे और पकौड़ियां बनाकर ले आती है। ले, तेरी भाभी तेरे लिए समोसे पकौड़ियां बनाकर ले आई, खा चल। हाँ, खाता हूँ। ओम एक समोसा छकता है और उसे समोसा बहुत अच्छा लगता है। वाह भाभी जी, समोसे इतने टेस्टी है कि लग ही नहीं रहे जैसे घर पर बने हैं। जी शुक्रिया देवर जी। वाह वाह, कमाल कर दिया आपने तो। यही समोसा जब महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो 50 का मिलता है और लोकल दुकानों में 15 से 20 का। वाकई में भाभी जी, मजा आ गया। इतने टेस्टी तो बाहर के समोसे भी नहीं लगते। मेरी पत्नी बेस्ट है, बेस्ट। हाँ, ये तो मैं भी कहूंगी कि मेरी बहू खाना बनाने में बहुत फास्ट है और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। हाँ, आज तो मुझे भी पता चल गया। सभी लोग साथ में हंसने लगते हैं। खैर, वहीं दूसरी ओर निशा अपने पति विलास के साथ इटली में घूम रही है। दोनों खूब एंजॉय कर रहे हैं। वाह विलास, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सपना पूरा हो गया है। तुम बहुत अच्छे हो। अरे, मैं तुम्हारा पति हूँ और इस नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी पत्नी के सारे सपने पूरे करूं। वाह, ऐसी सोच रखने वाला पति तो सबको मिले, सच में। अच्छा, इतना भी अच्छा नहीं हूं मैं। क्या पता बाद में मैं तुम्हें धोखा दे दूं तो। विलास के ऐसा बोलते ही निशा जल्दी से घबराकर अपना एक हाथ उसके मुंह पर रख देती है। नहीं विलास, तुम मजाक में भी ऐसी बातें मत करना प्लीज। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। पगली, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। अच्छा बाबा, ओके, आई एम सॉरी, अब नहीं कहूंगा। अच्छा चलो, वो देखो तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम, चलो खाकर आते हैं। अरे विलास, तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। मेरा तो बहुत देर से आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था। इसके बाद दोनों निशा की फेवरेट आइसक्रीम खाते हैं और वहां पर खूब एंजॉय करते हैं। वैसे इटली मुझे बहुत पहले से ही पसंद है, मैं साल में एक बार यहाँ जरूर आता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, इसी बहाने मुझे भी हर साल इटली घूमने को मिलेगा। हाँ जानू, मुझे पता है, अब तो तुम मेरा बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ोगी। हाँ हाँ, क्यों छोड़ूंगी तुम्हारा पीछा। मेरे पति जो हो तुम, फेविक्विक की तरह चिपक जाऊंगी तुमसे। यार निशा, तुम भी ना बड़ी मजाकिया हो। इसके बाद दोनों वहां के महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और वहां की अच्छी अच्छी जगह पर घूमते हैं। अच्छा विलास, हम यहाँ घूम तो बहुत लिए हैं, अब हम कल अपने घर वालों के लिए शॉपिंग कर लेंगे। हाँ ठीक है। अगला दिन आता है। दोनों पति पत्नी खूब शॉपिंग करते हैं और एक दिन बाद इटली से वापस इंडिया के लिए निकल जाते हैं। खैर, 2 दिन बाद केशव का जन्मदिन था, इसलिए केशव के घर पर काफी लोग आए हुए हैं। अरे निशा, तेरी भाभी को तो देख कितनी बेकार साड़ी पहनी हुई है। आज के दिन भी कम से कम थोड़ी अच्छी साड़ी पहन लेती। समझ नहीं आ रहा है, लगता है अनामिका भाभी ने हमारी नाक कटाने की ठान ही ली है। तुम दोनों यहीं पे रुको, मैं जरा अभी आती हूँ। निशा गुस्से में अपनी भाभी के पास जाती है और बोलती है, कम से कम आज तो हमारी इज्जत रख लेती भाभी। इतने सारे लोग आए हैं, पता है लोग आपके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। क्या हुआ ननद जी, कुछ गलती हुई क्या मुझसे? अरे गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई आपसे। अरे मैंने नीली साड़ी दी थी ना, आप वही पहन लेती। आज ये क्या पहन लिया है, इतनी बकवास सी सस्ती साड़ी। नहीं ननद जी, ऐसा मत बोलिए। ये मेरी माँ ने मुझे बहुत प्यार से दी है। उनकी जितनी हैसियत है उसी हिसाब से उन्होंने मुझे दी है। अरे यार, अब आप इमोशनल ड्रामा मत शुरू करिए। जाइए और जाकर साड़ी बदलिए। लोगों से कह दीजिएगा कि इसमें काम करते वक्त कुछ गिर गया था। ननद जी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। और अभी बहुत से ऐसे गेस्ट आने वाले हैं जो बहुत अमीर हैं, तो प्लीज उनके सामने हमारी इज्जत का कचरा मत कीजिएगा। लेकिन ननद जी, बात को समझने की कोशिश करिए। अभी बस 15 मिनट में ही केक कटने वाला है। और तभी अनामिका की सास राधा उसे बुला लेती है। ननद जी, मुझे माफ करिए, मुझे जाना होगा, माँ जी बुला रही हैं। और अनामिका बिना जवाब दिए चली जाती है। ये गरीब लोग कभी भी अमीर होने की नहीं सोच सकते हैं। इतना समझाया, फिर भी मेरी बात नहीं मानी इस गवार ने। तभी निशा की दोनों दोस्त भी वहां आ जाती हैं। अरे छोड़ यार, क्या मूड खराब कर रही है। आज तेरे भाई का जन्मदिन है, चल अब एंजॉय करते हैं। हाँ यार, सच में तू अपना मूड खराब मत कर। वैसे भी लोगों को पता है कि तेरी भाभी गरीब है और उसे कोई तमीज भी नहीं है। हाँ यार, सही कहती हूँ तुम दोनों। अगर मैं इस गरीब को समझाने लग गई ना, तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। तभी वहां विलास भी आ जाता है। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या खिचड़ी पक रही है? चलो जल्दी चलो, अब केक कटने का टाइम हो गया है। हाँ चलो,
इसके बाद केशव केक काटता है और सभी लोग उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। वहीं जहां अनामिका की ननद अपने भाई के लिए इतना बड़ा गिफ्ट लाई थी, वहीं दूसरी ओर अनामिका की माँ अपने दामाद के लिए कुछ छोटा सा गिफ्ट लाई थी। वो देख निशा, तुम्हारी अनामिका भाभी की माँ ने कितना बड़ा गिफ्ट दिया है तुम्हारे भाई को। सच में, इससे अच्छा तो यह औरत गिफ्ट ही नहीं लाती तो ठीक रहता। वही तो, सच में मुझे तुझ पर बहुत तरस आ रहा है निशा। अब तेरी भाभी ने तो तेरी बेइज्जती करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर, अब तुम लोग भी ज्यादा मत बोलो, बस तुम लोग देखती जाओ कि मैं कैसे इसका जीना मुश्किल करती हूँ। बर्थडे प्रोग्राम खत्म होता है और सभी लोग अपने घर चले जाते हैं, लेकिन निशा अपने पति के साथ वहीं रहती है। खैर, केशव अपने गिफ्ट ओपन करके देख रहा था। अरे ये वाला गिफ्ट किसने दिया मुझे? ना नाम लिखा है ना कुछ। अब पता कैसे लगेगा कि ये किसने दिया है? जरा इसे खोल कर देखूं कि इसमें है क्या। तभी केशव उस गिफ्ट को खोलता है और वह देखता है कि इसमें एक छोटी सी पर्ची है और उस पर्ची में किसी लड़की ने उसे अपना नंबर दिया हुआ है। ये किसका नंबर है और ये है कौन? जरा घर वालों से जाकर पूछता हूँ। केशव जाकर सभी से पूछता है, लेकिन सभी लोग उस नंबर को पहचानने से मना कर देते हैं। इस पर कॉल लगाओ भैया। घर के सभी लोग उस नंबर को लेकर परेशान थे। वहीं निशा के कहने पर केशव उस नंबर पर कॉल लगाता है। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो। लेकिन दूसरी तरफ से कोई बोलता नहीं है। अरे क्या हुआ भैया, किसका नंबर है? अरे कॉल तो रिसीव कर ली है। लेकिन उधर से जवाब ही नहीं आ रहा है। और तभी कॉल भी कट जाता है। मैं समझ गई, मुझे पता है, जरूर ये किसी लड़की का काम है। हो सकता है ये लड़की आपसे बात करना चाहती हूँ भैया। क्या? अरे लेकिन मैं तो किसी ऐसी लड़की को जानता तक भी नहीं। एक बार मुझे मिल जाए तो मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊं। वही तो, बेवजह क्यों किसी दूसरे की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर रही है। चिंता मत करो भैया, आप ये नंबर मुझे दे दो, मैं पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि आखिर यह कौन है। बस जो भी हो, ये लड़की का पता जल्दी चल जाए। तू चिंता मत कर बहू, यह लड़की जैसा चाहती है ना, वैसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। जी सासू माँ, मैं भी अपने परिवार को बिखरते हुए बिल्कुल नहीं देख सकती। अनामिका परेशान हो गई थी। खैर, वो रात ऐसे ही बीत जाती है और अगली सुबह आती है। वहीं निशा किचन में जाती है, जहां पर अनामिका किचन का काम कर रही थी। भाभी 2 मिनट जरा इधर आइए। ननद जी, अभी आती हूँ। और अनामिका निशा के कमरे में चली जाती है। जी ननद जी, बोलिए। ये लीजिए भाभी, ये आपके लिए नेकलेस और ये आपके लिए बैंगल। ये बैंगल क्या होता है? अरे भाभी जी, बैंगल मतलब चूड़ियां। ये चूड़ियां तो मैं इधर ही लोकल मार्केट से लेकर आई हूँ, लेकिन ये जो नेकलेस है ना, ये मैं इटली से लाई हूँ। काफी महंगा नेकलेस है। आपने तो कभी ऐसा नेकलेस खरीदा भी नहीं होगा, खरीदना तो दूर कभी देखा भी नहीं होगा। अनामिका को अपनी ननद की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। ननद जी, हमने ऐसा नेकलेस कभी नहीं देखा है। अच्छा ये देखिए, वहाँ की सबसे फेमस चॉकलेट। आपने तो कभी ऐसी फैंसी चॉकलेट देखी भी नहीं होगी। ये लीजिए, मेरी तरफ से आपके लिए, आप भी अपनी जिंदगी के मजे लीजिए। जी ननद जी, शुक्रिया। क्या हुआ भाभी जी, आपको मेरी बात का बुरा लग गया क्या? अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। नहीं ननद जी, हमें किसी बात का बुरा नहीं लगता। तो आपने ये क्यों नहीं पूछा कि इस नेकलेस का दाम कितना है? जी बताइए ना, कितना दाम है इस नेकलेस का ननद जी? ये नेकलेस 30,000 का है। मैंने सोचा कि मेरी भाभी हमेशा नकली नेकलेस पहनती है, क्यों ना मैं आज आपको असली नेकलेस दे दूं, ताकि आप भी सबको कह सके कि ये मेरी अमीर ननद ने मुझे दिया है। जी ननद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं अनामिका भाभी, इतना तो बनता ही है। अब आपकी ऐसी औकात कहाँ कि आप इतने महंगे नेकलेस को खरीद सके। अच्छा ठीक है भाभी जी, आप जाइए और प्लीज मेरे लिए कड़क चाय बनाकर ले आइए। और हाँ, प्लीज जरा उसमें दूध ज्यादा डाल देना। कल जो आपने चाय बनाई थी ना, उसमें दूध बहुत कम था। ठीक है। बेचारे मेरे पतिविलास ने भी वैसी गंदी चाय पी, और आई होप कि आप मेरी मम्मी को ये सब नहीं बताएंगे। नहीं ननद जी, मैं ये सब बातें क्यों बताऊंगी भला उन्हें। जाइए अब। अनामिका बेचारी दुखी होकर किचन में वापस चली जाती है। इस औरत की तो ऐसी बेइज्जती करनी चाहिए, तब यह ठीक रहेगी। खैर, शाम हो जाती है। वहीं केशव की माँ को पता चल जाता है कि केशव की नौकरी जा चुकी है। वह बहुत हैरान थी कि केशव ने इस बारे में घर में कुछ बताया क्यों नहीं था। अरे बेटा, बता तो देता, हम कोई गैर है क्या? बस माँ, बताता तो तब जब कुछ अच्छी बात होती। फिर इतने टाइम से तू खर्च कैसे चला रहा है? अरे माँ, आप चिंता मत करो, मैं जैसे भी चला रहा हूँ, बस चला रहा हूँ ना, आप सब चिंता मत करो। अरे
लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा केशव जी? अरे मैंने कहा ना, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं देखता हूँ कुछ। सुनिए, ऐसा करते हैं, हम लोग समोसे और चाय की दुकान खोल लेते हैं। तभी वहां निशा और विलास भी आ जाते हैं। निशा ने अनामिका की बात सुन ली थी, इसीलिए उसे यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। अरे भाभी, पागल हो गई हो क्या? अरे अगर आप गरीब हो तो क्या आइडिया भी सबको गरीब वाले ही दोगी? सड़क पर समोसा और चाय बेचकर हम सबकी बेइज्जती करवागी क्या? सच में आप गरीब तो हो ही, लेकिन आपकी सोच भी बहुत गरीब है। लेकिन ननद जी, इसमें आखिर बुराई क्या है? हम सब 2 पैसे कमा लेंगे तो गुजारा थोड़ा ठीक से हो जाएगा। अरे समोसा बेचकर आप करोड़पति बन जाएंगे क्या? ऐसा करो भैया, आप मेरे पति से कुछ पैसे उधार ले लीजिए। नहीं नहीं। हाँ भैया, और कुछ अच्छा बिजनेस कर लीजिए, और जब आपके पास पैसे आने लगेंगे तो आप मेरे पति को पैसे वापस लौटा दीजिएगा। हाँ केशव, और क्या निशा सही कह रही है। माफ कीजिए जीजा जी, मैं आपसे उधार नहीं ले सकता। हाँ दामाद जी, और निशा आज कुछ ज्यादा ही बोल दिया तूने। तू क्या समझती है, हम गरीब हैं तो हमारी कोई इज्जत नहीं है? ऐसे बात करते अपनी भाभी से? ये भाभी है इसी लायक। शट अप। मम्मी, तुझसे हर महीने कुछ पैसे ले लेती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि तू हम सबको अपना नौकर समझेगी और कुछ भी बोलती जाएगी। हम खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेंगे, समझी? तुझे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। अरे केशव जी, आप नाराज मत होइए, निशा थोड़ा ज्यादा बोलती है, बस मन साफ है इसका। नहीं, अब बहुत हुआ। हम सबको साबित करके दिखाएंगे कि एक छोटे से बिजनेस से भी कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। हाँ, डांट लो और डांटो मुझे, मैं तो पराई हो गई हूं ना। अब मेरी बात कौन सुनेगा भला इस घर में? ये सब इस अनामिका भाभी की वजह से हो रहा है। ये कहते कहते निशा रोने का ड्रामा करने लगती है। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए। केशव भैया, आपने कभी भी मुझसे इस तरीके से बात नहीं की थी, लेकिन आज आप मुझे इतनी बुरी तरीके से सुना रहे हैं, वो भी सबके सामने। ठीक है, मेरा इस घर में कोई हक नहीं है ना, तो मैं जा रही हूँ, और हाँ, कभी लौट कर नहीं आऊंगी। अरे बेटा, ऐसा क्यों कहती है? तेरे भाई का ये मतलब नहीं था। तू उसे भी तो समझ, वो भी बहुत परेशान है। देखना, उसकी नौकरी भी चली गई है अभी। माँ, आप भैया की ज्यादा साइड मत लो। देखा नहीं आपने क्या क्या बोल रहे हैं ये मुझे? बेटा गुस्सा मत कर, तेरा भाई तुझसे बहुत प्यार करता है, और फिर तू भी अनामिका को गलत ही बोल रही है। अब आप भी शुरू हो जाओ। कुछ प्यार नहीं करते भैया, जा रही हूँ मैं ये घर छोड़कर। नहीं ननद जी, ऐसे मत जाइए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे तो तुम्हारी शक्ल भी देखने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए तुम नाटक मत करो, मेरे सामने से हटो। अब निशा सामान लेकर अपने पति के साथ वहां से निकल जाती है। थोड़ी देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। अरे निशा, रिलैक्स। अरे रिलैक्स कैसे करूं? देखा नहीं पूरे घर वालों के सामने मेरी कैसी बेइज्जती हो गई है। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे घर वाले ही तो हैं, और वैसे भी भाई बहनों के बीच लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं। तुम इस बात को इतना सीरियसली मत लो, देख लेना कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। विलास निशा से बात करते वक्त बार बार अपने फोन की स्क्रीन पर देख रहा था। उसका बात से ज्यादा ध्यान फोन पर था। अरे क्या हुआ, बार बार फोन की स्क्रीन पर क्यों देख रहे हो तुम? क्या बात है, किसकी कॉल आने वाली है? अरे वो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था, बाबा कालेश्वर हमारे घर में रहने के लिए आ रहे हैं, अपनी बहन के साथ। ये कौन है? इसके बारे में तो तुमने कभी मुझे बताया नहीं। अरे वह बहुत ही शक्तिशाली बाबा है। एक समय में हमारा बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया था, तो इन्हीं बाबा ने हमारी मदद की थी। अच्छा, यह तो मुझे पता था कि तुम काफी धार्मिक हो, लेकिन यह नहीं पता था कि तुम बाबा वगैरह को भी मानते हो। हाँ, मैं इन सब बातों पर यकीन करता हूँ। मुझे लगा कि तुम मुझे ओल्ड फैशन समझोगी, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि वो बाबा एक अच्छा इंसान हो। आजकल फ्रॉड भी निकल जाते हैं। नहीं नहीं, तुम विश्वास नहीं करोगी, वो काफी चमत्कारी बाबा है। जब हमारा बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, तब उन्होंने हमें एक उपाय बताया था, और उस उपाय को करने के बाद वाकई में हमारा बिजनेस दौड़ पड़ा था। अच्छा, तो कब आ रहे हैं बाबा? बाबा बोल रहे थे कि वह 2 घंटे बाद पहुंच जाएंगे। वो बहुत दूर रहते हैं, वह पूरा 1 दिन का सफर करके यहाँ आ रहे हैं। वह बोल रहे थे कि अभी उनको रहने का कोई ठिकाना चाहिए, तो फिर मैंने भी कह दिया कि आ जाइए मेरे घर। चलो सही है, और क्या। वैसे भी हमारे घर में ठहरने की जगह की कमी थोड़ी है, पीछे गेस्ट हाउस है, उसमें रह लेंगे दोनों। और क्या। हाँ ठीक है, अब वो तुम्हारे खास बाबा है तो मैं भी क्या ही कर सकती हूँ। लेकिन ये बताओ कि उनकी बहन की उम्र कितनी है? तुमसे बस 1 या 2 साल ही बड़ी होगी। ओ अच्छा, इतनी कम उम्र की बहन।
अरे अब तुम मुझ पर शक मत करने लगना। तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं दिल और जान से तुम्हारा ही हूं। मरूंगा तो तुम्हारे लिए, और जीऊंगा तो तुम्हारे लिए ही। अरे बस 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 हो गया फिल्मी डायलॉग। अरे बाबा, इतना गुस्सा? गुस्से में भी काफी सुंदर दिखती हो वैसे। हट पागल। खैर वहीं दूसरी ओर केशव और अनामिका दोनों मिलकर समोसे और चाय की दुकान खोलने का डिसीजन ले लेते हैं। अनामिका अपने जेवर पति को दे देती है। केशव जी ये लीजिए, मेरे जो भी गहने हैं इनको आप बेच दीजिए, उन पैसों से हमारी छोटी सी दुकान खुल जाएगी। मुझे माफ करना अनामिका, मुझे तुम्हारे गहने लेते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन देखना जब हमारी दुकान खूब चल पड़ेगी ना, तो मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा गहने दिलवा दूंगा और तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। नहीं केशव जी, मुझे रानी बनने का कोई शौक नहीं है। मैं तो बस एक अच्छी पत्नी और बहू बनूं, यही मेरी चाह है। वहीं दूसरी ओर अनामिका की सास ज्यादा कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन उसे अपनी बेटी के लिए बुरा लग रहा था। बाबा अपनी बहन माही के साथ घर में पहुंच जाते हैं। विलास और निशा उन दोनों को उनका कमरा दिखा देते हैं, तो दोनों अब वहां शिफ्ट हो जाते हैं। तो बाबा जी, ये बताइए कि आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? अरे विलास, यह भी कोई पूछने वाली बात है? जगह तो बेहद सुंदर है और यह शहर तो है ही सुंदर। हाँ, मुझे भी यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा बेटा, ये बताओ कि तुम्हारा बिजनेस ठीक ठाक तो चल रहा है ना? अरे बाबा, बस आपकी कृपा है। आपकी कृपा से तो मेरा बिजनेस सिर्फ चल ही नहीं रहा, बल्कि समझ लीजिए दौड़ और उड़ रहा है। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो चाहूंगा कि तुम्हारा बिजनेस और आगे बढ़े और पूरी दुनिया में तुम्हारा बिजनेस फैल जाए। हाँ बाबा जी, बस भगवान ने चाहा तो यह भी हो जाएगा। बाबा अपने बैग से एक माला निकालकर विलास को देते हैं। यह माला ले जाओ, इसे 24 घंटे अपने गले में पहने रखना है। जी बाबा जी। अच्छा चलिए, अब आप दोनों आराम कर लीजिए, मैं चलता हूँ। इसके बाद विलास निशा के पास जाता है। अरे तुम्हारे हाथ में यह क्या है? अरे यह माला है, बाबा खास हमारे लिए लेकर आए हैं। इसे तुम्हें 24 घंटे पहनना होगा। इससे हमारा बिजनेस और कारोबार भी खूब बढ़ेगा। अरे यार, ये सब क्या बकवास है। मैं ये माला नहीं पहनूंगी। तुम्हें दिखता नहीं ये माला कितनी सस्ती लग रही है, और मैं इतना सस्ता सामान नहीं पहनती। इसमें कुछ खास तो है नहीं, बस ये गंदे से मोती लगे हुए हैं। अरे ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है कि ऐसा बोलने से नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। चलो पहन लो इसे अब। अरे विलास, तुम इतने पढ़े लिखे हो, फिर भी ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? धीरे धीरे तुम्हारा पागलपन न बढ़ता जा रहा है। प्लीज, मैं लास्ट बार कह रही हूं, मैं ये माला बिल्कुल भी नहीं पहनने वाली हूं। बस निशा, बहुत ज्यादा हो गया। तुम्हें इस माला की कीमत नहीं पता है, इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो। यह माला खास बाबा ने हमारे लिए दी है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ खास बात होगी। तुम्हें तो पता ही है कि जो बात मैं एक बार कह देती हूं तो कह देती हूं, बार बार रिपीट नहीं करती। मुझे ये माला नहीं पहननी तो नहीं पहननी बस। निशा, बहुत घमंडी हो गई हो तुम। निशा गुस्से में उस कमरे से बाहर निकल जाती है। खैर, इस बात को 2-3 दिन बीत जाते हैं। वहीं दूसरी ओर निशा की भाभी और भैया समोसे और चाय की ओपनिंग करने की तैयारी कर रहे हैं। केशव, चलो अब माता रानी और महादेव का नाम लेकर अपना काम शुरू करते हैं। हाँ, हर हर महादेव, जय माता दी। दोनों पति पत्नी खूब काम करके समोसे और चाय बनाकर बेचने लगते हैं। आते जाते कुछ लोग भी उनकी दुकान पर समोसे और चाय पीने आते हैं। खैर, शाम हो जाती है और तभी अनामिका देखती है कि केशव का हाथ जला हुआ है। अरे, ये आपके हाथ को क्या हुआ और मुझे बताया भी नहीं? अरे कुछ नहीं अनामिका, मुझे पता था कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम टेंशन लेने लगोगी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। अरे वो दिन में कस्टमर को चाय देते वक्त हाथ में चाय गिर गई थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? देखो तो कितना हाथ जल गया है। आपको ये सब करने की आदत नहीं है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब आप चुपचाप बैठिए, मैं सब बना लूंगी, आप बस परोस देना। अरे नहीं अनामिका, पागल हो गई हो क्या? ये कोई घर का काम थोड़ी है, ये तो बाहर का काम है। इतने सारे लोग आते हैं, तुम बीमार पड़ जाओगी। मुझे भी करने दो। नहीं केशव जी, आपको मेरी कसम है, बस चुपचाप यहाँ पर बैठे रहिए, मैं सब बना दूंगी, देखना आप। अरे अनामिका, ये क्या कर रही हो? कसम ऐसे नहीं दी जाती। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप चुपचाप बैठे रहो। और हाँ, बगल के मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर आप पहले अपने हाथ पर लगा लीजिएगा। हाँ, मैं जाता हूँ। लो, कस्टमर भी आ गए।
वहां पर नेहा, सौम्या और निशा आए हुए थे, जो थोड़ी सी दूर खड़े थे और उन दोनों को देख रहे थे। वहीं नेहा दूर से इन सब चीजों का वीडियो बना लेती है। अरे तू क्या वीडियो बना रही है मेरी गरीब भाभी का? अरे कुछ नहीं, देखो तो दोनों में कितना प्यार है यार। प्यार माए फुट, और जो हम सबकी इज्जत की धजिया यहाँ उड़ रही है उसका क्या? देखा नहीं, मेरी माँ बेचारी शर्म के मारे आई तक नहीं यहाँ पर। अरे कोई बात नहीं यार, मेहनत से तो कमा रहे हैं, घर में बैठे तो नहीं है ना। क्या बात है नेहा, आजकल तू इसकी भाभी की बड़ी साइड ले रही है। वही तो, पता नहीं क्या हो गया इसे। अरे ये सब छोड़, जिस काम के लिए हम लोग यहाँ आए हैं पहले वो काम तो निपटा लें। ओफो, तुम लोग भी ना रहने दो प्लीज। चुप कर नेहा। चल निशा, तेरे भैया भी चले गए, अब मौका अच्छा है। केशव के निकलते ही तीनों लड़कियां दुकान पर अनामिका के पास पहुंच जाती हैं। हेलो मेरी प्यारी गरीब भाभी। लेकिन उस समय अनामिका नीचे झुककर डब्बा निकाल रही थी, जैसे वो उठती उसे देखकर खुश हो जाती है। लेकिन अनामिका नहीं जानती थी कि वह किस नीयत से आई थी। हेलो भाभी जी, आपकी अमीर ननद आपको बुला रही है। माफ करिएगा, हम जरा अपने काम में व्यस्त हो गए थे तो सुना नहीं। आइए बैठिए ना, मैं समोसा और चाय लाती हूँ आपके लिए। पहले बताओ कि आपके ठेले में सबसे महंगा वाला समोसा कौन सा है? उफ, निशा गलत कर रही है। ननद जी, हमारे पास तो सबसे महंगा समोसा सिर्फ 10 रुपए का ही है और उससे कम वाला 6 रुपए का। अनामिका की बात सुनकर निशा सौम्या को देखकर जोर जोर से हंसने लग जाती है। क्या यार, मुझे लगा था सबसे महंगा समोसा कम से कम 50 का तो होगा ही। क्या यह भिकमंगो वाला ठेला लगा रखा है? हाँ हाँ सही कह रही है। चल सौम्या, यहाँ से चलते हैं। मुझे नहीं खाना इन सस्ते वाले समोसा। पता नहीं किस तेल में बनाया होगा और कैसे हाथों से बनाया होगा। उफ, सो अनहाइजीनिक। वही तो, देखो तो हाथ में ग्लव्स भी नहीं पहने हैं। सौम्या जी, हमारे पास ग्लव्स खरीदने के पैसे नहीं थे, बस इसलिए। लेकिन आप तीनों चिंता मत करिए, हम बीच बीच में हाथ धोते रहते हैं। अगर ग्लव्स खरीदने के पैसे नहीं थे तो ये ठेला क्यों खोल रखा है? इसे भी बंद कर दो। आप हमें चाहे जो भी बोल लीजिए ननद जी, लेकिन इस दुकान को बंद करने की बात मत करिए प्लीज। देखा दोस्तों, कैसे मेरे सामने मुझे अकड़ दिखाती है यह। अब तो ये मुझे बोलने के लिए भी मना कर रही है। मैं तुम्हारी ननद हूँ, इसलिए मेरा हक बनता है मैं तुम्हें कुछ भी बोलूं, और वैसे भी तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने। वही तो, जरा इनका हुलिया देखो। इससे अच्छा तो इस जमीन पर बैठकर ही समोसे बेच लेती। वह आप पर ज्यादा सूट करता भाभी जी। देखिए सौम्या जी, मुझे पता है कि आप हमारी ननद के कान भरती हैं, तो प्लीज आप हमें भाभी तो मत ही कहिए। खामोश हो जाइए भाभी। मेरी सहेली को ऐसा बोलने की हिम्मत कैसी हुई आपकी? लेकिन ननद जी, आप यह भी तो देखिए कि आपकी सहेली किस तरीके से हमसे बात कर रही है। हम आपकी भाभी हैं। बहुत हो गया आपका, शट अप। वही सौम्या मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है। हमें माफ कर दीजिएगा सौम्या जी, आप रोइए मत प्लीज। अरे चुप रहो, बेवजह रुला दिया मेरी सहेली को। चल सौम्या, नेहा चल। तीनों वहां से चली जाती है। क्या निशा, तू तो अपनी भाभी को सबक सिखाने गई थी, उल्टा उसने ही तुझे आज करारा जवाब दे दिया। हाँ, समोसे और चाय की दुकान लगाकर सोच रही है कि करोड़पति बन गई है। बहुत घमंड आ गया है भाभी में, यह तो मैं अभी देख रही हूँ। खैर, इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन केशव दौड़कर अनामिका के पास अपना मोबाइल लेकर आता है। अनामिका, यह देखो, हम दोनों की ये वीडियो वायरल हो गई है। लोगों ने हमारी वीडियो पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। लोग बोल रहे हैं कि वर्ल्ड के सबसे अच्छे कपल। अच्छा, पर इससे क्या होगा? अरे मेरी भोली पत्नी, तुम्हें नहीं पता है, वायरल होने पर हमारी दुकान को बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि लोग हमारी दुकान पर हमसे मिलने के लिए आएंगे और हमारे समोसे और चाय का भी स्वाद चखेंगे। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद जैसे केशव ने कहा था, बिल्कुल वैसे ही होता है। लोग इन दोनों से मिलने के लिए उसके ठेले पर आते हैं और वहां समोसे और चाय लेते हैं, जिससे इनकी दुकान बहुत चल पड़ती है। इसके अलावा इन दोनों को अब कुछ शोज में भी बुलाए जाने लगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है अनामिका कि हम इतना आगे पहुंच गए हैं। ये सब तुम्हारी मेहनत का ही फल है। नहीं जी, यह सिर्फ मेरी मेहनत का नहीं, आपकी मेहनत का भी फल है। अगर आप ना होते तो शायद हम यहाँ तक कभी ना पहुँच पाते। वहीं दूसरी ओर यह सब देखकर निशा को बहुत गुस्सा आ रहा था, और ऊपर से उसका पति का व्यवहार भी आजकल बिल्कुल बदल गया था। आजकल तो सोशल मीडिया में मेरे भैया और भाभी छाए हुए हैं।
लेकिन ये रहेगी तो फिर भी गवार ही। छोड़ो, जूस पीती हूँ अब। तभी निशा पास में रखे हुए ऑरेंज जूस के गिलास को उठाने लगती है। तभी विलास दौड़कर आता है। अरे नहीं निशा, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था कि हमें 5 दिन तक ऑरेंज जूस नहीं पीना है। अब तुम्हारा यह कौन सा नाटक है विलास? देखो, बाबा ने कहा है कि 5 दिन तक हमें संतरे का जूस नहीं पीना है। इससे हमें सुख और समृद्धि मिलेगी। क्या? देखो, अगर तुम ये सब नाटक बंद नहीं करोगे ना, तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तुम भी अपनी जुबान बहुत चलाती हो। इतनी जरा सी बात में कोई इतनी बड़ी बात कहता है क्या? कभी कभी अपने पति की बात भी मान लिया करो। अच्छा, अगर पति बेवकूफी वाली बात करें तो क्या तब भी उनकी बात माननी चाहिए? तुम आजकल बहुत बदल गए हो। मैं जा रही हूँ, अपने मायके आऊंगी अब महीने बाद, समझे? हाँ हाँ, जाओ जाओ, जहां जाना है जाओ। निशा गुस्से में अपने मायके आ जाती है और जैसे ही 3-4 दिन बीत जाते हैं तभी उसे एक सुबह अपने पति विलास का कॉल आता है। वहीं निशा अपने पति की बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाती है। विलास, तुम पागल हो गए हो क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? इतनी छोटी सी बात के लिए कोई इतना बड़ा डिसीजन लेता है क्या? तुम रुको, मैं अभी वहां आ रही हूँ। ननद जी, क्या हुआ? क्या कहा विलास जी ने? निशा किसी को कुछ भी बताए बिना वहां से जल्दी से निकल जाती है और अपने ससुराल पहुंचती है। तुम कॉल पे क्या बोल रहे थे कि तुम दूसरी शादी करने वाले हो, वो भी उस बाबा की बहन से? हाँ, मैं उससे शादी करने वाला हूँ। तो तुम अपने होश में हो या नहीं विलास? बाबा ने मुझसे कहा है कि अगर मैं उनकी बहन माही से शादी कर लेता हूँ तो आने वाली समस्या टल जाएगी। उन्होंने कहा है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो 3 साल बाद हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? एक बाबा के कहने पर तुम इतना बड़ा कदम उठा रहे हो। भविष्य किसी ने नहीं देखा है, तो आखिर उस बाबा ने कैसे देख लिया? मुझे तो पहले से इस बाबा पर शक था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि बाबा इस हद तक गिर जाएगा। निशा, मैंने तुमको पहले भी कई बार समझाया है कि बाबा के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता हूँ। तुम्हें पता है ना कि आज हमारे पास जो कुछ भी है उनकी वजह से ही है। अरे बहुत हो गई तुम्हारी ये बकवास। तुम पागल हो गए हो। सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते तुम्हें उनकी बहन बहुत पसंद आ गई है? ठीक है निशा, तुम्हें जो समझना है समझ लो, लेकिन मैंने डिसीजन ले लिया है। मैं अपने घर बार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। विलास का ऐसा रवैया देखकर निशा को बहुत गुस्सा आ रहा था, साथ ही वह रोने लगती है। देखो विलास, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दो, लेकिन प्लीज हमारे इतने अच्छे रिश्ते को मत तोड़ो, वह भी एक बाबा के कहने पर। नहीं निशा, अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना तो बहुत बुरा हो सकता है, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। नहीं विलास, मेरी बात को समझो। और निशा अपने पति को बार बार समझाने लगती है, लेकिन विलास था कि अपनी पत्नी की एक भी नहीं सुन रहा था। इससे निशा बहुत ही दुखी हो जाती है। वहीं थोड़ी देर बाद निशा फोन करके अपने मायके वालों को भी सारी बात बता देती है। हे भगवान, पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है। इतनी अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी उसकी, पता नहीं किसकी नजर लग गई। माँ, चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। हम उस बाबा के बारे में पता लगाएंगे कि आखिर वो है कौन और वो ऐसा क्यों कर रहा है। हाँ बेटा, कुछ कर। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम सब उस बाबा की पोल खोल कर रहेंगे। हम उसके खिलाफ सबूत ढूंढ के रहेंगे। हम अपनी ननद की जिंदगी को बर्बाद होने नहीं देंगे। अनामिका और केशव उस बाबा के बारे में पता लगाने में जुट जाते हैं। इसी बीच एक दिन निशा की दोस्त नेहा केशव और अनामिका की दुकान पर आती है। वहीं केशव वहां नेहा को देखकर बहुत गुस्सा होता है और मुंह घुमा लेता है। मुझे पता है केशव कि तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन मैं निशा को अब नहीं भड़का रही हूँ, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है और इनकी जैसी पत्नी तुम्हें कहीं नहीं मिल सकती। शुक्रिया नेहा जी। और केशव जी, आप मुंह मत फेरो, नेहा से बात कीजिए ना। मैं तुम दोनों को कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन तुम दोनों गुस्सा मत होना प्लीज। मैंने जो उस दिन किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे बताइए ना, क्या हुआ? हाँ बोलो। वो केशव, तुम्हें याद है ना, तुम्हारे बर्थडे के दिन तुम्हें एक गिफ्ट बॉक्स मिला था जिसमें एक पर्ची थी। वह पर्ची मैंने ही तुम्हें भिजवाई थी। दरअसल मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी और मैं चाहती थी कि तुम मुझसे बात करो। क्या? लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तो अनामिका की जगह कभी नहीं ले पाऊंगी, और ये वीडियो भी मैंने ही वायरल की थी। प्लीज मुझे माफ कर देना। क्या? वो तुमने? हाँ, आई एम सॉरी। मुझे पता है कि तुम दोनों मुझे कभी माफ नहीं करोगे। नहीं नहीं नेहा जी,
आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच अनामिका, तुम बहुत अच्छी हो और एक अंडरस्टैंडिंग वुमन भी हो। अच्छा नेहा, अब ये बताओ कि समोसा खा लोगी ना? हाँ हाँ जरूर। तो इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। वहीं अनामिका और केशव उस बाबा के खिलाफ सबूत जुटाने में लगे हुए हैं और निशा भी मायके में रह रही थी। वह बहुत दुखी रहती है। इसी कारण उसकी माँ राधा काफी परेशान हो गई थी। बेटा, उस बाबा के खिलाफ तो कुछ सबूत ही नहीं मिल रहे हैं, अब क्या होगा? हाँ माँ, पता नहीं क्या होगा मेरी शादीशुदा जिंदगी का। चिंता मत करिए ननद जी, कुछ दिनों में वह सलाखों के पीछे होगा। आप चुप रहिए, आप सिर्फ बात ही कर सकती हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकती हैं। निशा के इस व्यवहार से अनामिका दुखी हो जाती है। निशा, कम से कम इस टाइम तो अपनी भाभी पर इतना गुस्सा मत करो। जाने दीजिए। और निशा गुस्से में चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अरे बेटा, अभी उसकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, इसीलिए बेचारी बहुत टेंशन में है। तू उसे मत डांट। ठीक है। खैर तभी वहाँ नेहा आ जाती है। मुझे पता है कि आप लोग बहुत परेशानी में हो, मैं आप सबकी मदद करना चाहती हूँ। वो कैसे? आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सभी लोग उस पर अपनी आईडी बनाते हैं। मैं उस बाबा से किसी दूसरी लड़की का नाम लेकर बात करूंगी, तो हो सकता है कि बातों ही बातों में वह कुछ उगल दे। ठीक है नेहा जी। हाँ, और अगर आईडी नहीं भी मिलती है तो उसके नंबर पर कॉल कर सकती हो। प्लान के मुताबिक नेहा बाबा को सोशल मीडिया की चैटिंग ऐप पर खोजती है और उसे वहां पर बाबा भी दिख जाते हैं। वह भी किसी और नाम से, वहीं नेहा भी मायरा नाम से उस बाबा से चैटिंग करना शुरू कर देती है। मुर्गा जाल में फंस गया है, बस कुछ हाथ लग जाए। अभी तो चैटिंग शुरू हुई है सिर्फ। नेहा उस बाबा से कुछ दिन तक चैटिंग करती है और आखिर एक हफ्ते बाद बाबा उसे पर्सनल मीटिंग के लिए कहता है। गुड, दैट इज ग्रेट, यही तो चाहिए था मुझे। अब इससे मिलकर ही इसका पर्दाफाश होगा। अगले दिन नेहा बाबा से मिलने के लिए किसी पार्क में जाती है। बाबा भी वहां आता है, लेकिन फैंसी मॉडर्न कपड़े पहने हुए। तभी वह नेहा से फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। हाँ, वो क्या है ना कि मेरी शादी पहले हो चुकी है, लेकिन मेरा उससे तलाक हो गया था। अब मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई है, लेकिन मेरा दिल तो अभी भी जवान है। जी वो तो दिख ही रहा है। वैसे मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी। हाँ हाँ, बोलो ना। वो क्या है ना कि मैं शादी के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा चाहते हैं जिससे मेरी शादी हो उनके पास खूब सारा पैसा हो। अरे ये तुमने क्या बात कह दी। चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। मेरा मतलब अभी है नहीं, लेकिन आने वाला है। ओह अच्छा, कहाँ से आने वाला है? अच्छा ये सब छोड़ो, मेरी सुंदर परी के लिए देखो मैं क्या लाया हूँ। ओह अच्छा, इतनी सुंदर अंगूठी, नाइस। वाओ, ये तो बहुत महंगी लगती है। हाँ, मेरी सुंदर महारानी के लिए सुंदर सी अंगूठी सिर्फ 2 लाख रुपये की। नेहा दाम सुनकर चौंक जाती है। 2 लाख? ओह माय गॉड, कहाँ से चुरा कर लाए हो तुम? अरे सुंदर परी, ये क्या बोल रही हो तुम? तभी गुस्से में नेहा खड़ी हो जाती है। क्या हुआ? जरा अपने पीछे तो देखो। और पीछे मुड़ने पर बाबा देखता है कि वहां पर विलास, निशा और उसके मायके वाले बैठे हुए हैं, वो भी इंस्पेक्टर के साथ। दरअसल वे सभी पहले से ही पार्क के कोने कोने में छिपकर बैठे हुए थे। तुम्हारा भांडा फूट चुका है मिस्टर रवि, यही असली नाम है ना तुम्हारा? रवि, हाँ, लेकिन आपको ये सब कैसे पता चला? हमारे पास तुम्हारे सीक्रेट चैट्स की सारी स्क्रीनशॉट है, जो तुम्हें सलाखों के भीतर करवाने के लिए काफी है। नहीं, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है। रवि, हमें तुम्हारी चैट से पता चल चुका है कि तुमने किशोर नगर के कितने लोगों का पैसा खाया है। हमने पूछता की तो यह बात बिल्कुल सच निकली। यकीन नहीं होता बाबा जी, आप ऐसे होंगे। यह कोई बाबा नहीं है, हमारी तरह साधारण इंसान है, बस बाबा का भेष बनाकर लोगों को ठगता है ये। हाँ, इसे छोड़िएगा मत इंस्पेक्टर। तभी ढोंगी बाबा यानी रवि बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत ही इंस्पेक्टर रवि को पकड़ लेता है। कहाँ चला तू ढोंगी? चल अब जल्दी से पूरा सच बता दे, वरना। हाँ, मैं विलास की जमीन हड़पना चाहता था, बस इसीलिए मैं इसके पीछे पड़ गया। मैंने सोचा कि मेरी बहन की इससे शादी हो जाएगी, तो इसकी सारी जायदाद, धन दौलत सब मेरी बहन को मिल जाएगा और हम दोनों पूरी जिंदगी बैठकर खाएंगे। और यह भी बता कि तुम लोग विलास को मारने की प्लानिंग भी कर रहे थे। हाँ, मेरी बहन किसी और से प्यार करती है, इसलिए हमारा प्लान था कि कुछ समय बाद विलास को मार देंगे। तुम लोग इतने घटिया निकलोगे, मैंने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। तुम जैसे लोगों की वजह से सच्चे लोगों की छवि खराब होती है। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। और हाँ विलास जी, इन दोनों भाई बहन के पास कोई शक्ति या विद्या नहीं है। इन दोनों ने बस छोटा मोटा काला जादू सीख रखा है, जिसके कारण आपको लगता था कि उनकी बातें सच हो रही हैं।
हम और रही बात आपके बिजनेस की, तो हो सकता है कि वो एक तुक्का हो या फिर संजोग जिसे आपने इसका चमत्कार समझ लिया। ठीक है, अब मैं इसको लेकर जाता हूँ। इसके बाद इंस्पेक्टर रवि को लेकर वहां से निकल जाते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद माही को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। निशा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन तुम्हें तो पता ही है ना, इस बाबा ने मेरा एकदम ब्रेन वॉश कर दिया था। मुझे कहाँ पता था कि बाबा ऐसा निकलेगा। विलास, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसीलिए तो हम लोगों ने उसके खिलाफ सबूत जोड़े ताकि तुम्हारे सामने सच्चाई आ सके। हाँ, सही किया तुमने, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें माफ किया, अब तुम इतना मत सोचो। और वैसे भी मैं भी बहुत जिद्दी हूं, मुझे भी ऐसी सिचुएशन को सही से हैंडल करना चाहिए था। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और हमेशा करते रहोगे। हाँ निशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और भाभी, मुझे आपसे तो खासकर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मैं एक बहुत बुरी नंद हूँ। पता नहीं क्या क्या कहती रही आपको। अरे ऐसा मत बोलिए ननद जी, जो हुआ सो हुआ। और हाँ, इन सब काम में नेहा ने बहुत मदद की हम सबकी। यह तो मेरा फर्ज था अनामिका। चलो, माता रानी की कृपा से सब अच्छा हो गया। और इसके साथ सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। ननद भाभी का रिश्ता भी बहुत अच्छा हो गया था। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।